यस, वॉइस एक बार कंफर्म करना ना चैट बॉक्स के थ्रू। ओके, डन। चलो ध्यान देना आप लोग। आप लास्ट क्लास आपके स्टैंडर्ड एविएशन एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न दैट इज मीन वो कैलकुलेशन कंप्लीट किया आपने ने। एक सम है वो आप एक बार लिख लो एंड बेस्ड ऑन दैट वो कैलकुलेशन आपका रिवाइज हो जाएगा। लिखना एग्जाम्पल, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड एविएशन दैट इज SD from the following information. आई होप आपको सीक्वेंस याद है, मतलब x होगा, देन x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार स्क्वायर, फिर टोटल करोगे आप टोटल के लिए, या एवरेज कर दोगे सीधा मल्टीप्लाई बाय व्हाट, प्रोबेबिलिटी। दो तरीके का डेटा हो सकता है, इधर इट कैन बी व्हाट, प्रोबेबल डेटा, और सेकंड क्या है आपका, पास्ट डेटा। दोनों डेटा का आपको आना चाहिए। थोड़ा ऑड है, एक बार ध्यान देना, ये थोड़ा सम ऑड है। मान लो 2016, 17, 18, 19 एंड 20 ये ईयर का डेटा है, और डिविडेंड पर शेयर दैट इज DPS एंड MPS, मार्केट प्राइस पर शेयर, यहाँ पे था 40 रुपीज, 600 रुपीज। ये ईयर एंड में, ईयर एंड में ये आपका हो रहा है कि डिविडेंड कितना मिल रहा है, 40 रुपीज, और मार्केट प्राइस है कितना, 600। फिर यहाँ पे है 50, और ये 700, 40, 650, 50 रुपीज, देन 750 रुपीज यहाँ पे, और यहाँ पे 35 रुपीज एंड 800 रुपीज। You have to calculate a standard deviation and expected return. कैसे होगा? करंट मार्केट प्राइस नहीं दिया है। आप ना थोड़ा, आप ना वो स्टीरियोटाइप मत बन जाओ। यू हैव टू इवैल्यूएट। मान लो ये कंपनी है दैट इज द रिलायंस, एंड यू वांट टू प्रिडिक्ट कि 2021 में हम कितना रिटर्न कमाएंगे, यही तो प्रिडिक्ट करना है। और वो रिटर्न स्टेबल नहीं होता है, उसमें डेविएशन रहता है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज रिस्क कंपोनेंट, राइट। तो कैसे प्रिडिक्ट करोगे? आप रिटर्न ही निकालना चाह रहे हो ना, यू वांट टू कैलकुलेट रिटर्न। रिटर्न मींस व्हाट, लास्ट सम करा था आपने, देखना याद। कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो इन अ कैपिटल मार्केट, आपका रिटर्न दो तरीके से आता है, एक इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, सेकंड इन फॉर्म ऑफ व्हाट, कैपिटल एप्रिसिएशन। और अपने क्या करना चाह रहे हैं इन गिवन सिनेरियो, वी वांट टू प्रिडिक्ट दी रेट, और वी कैन से एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर 2021। 2020 तक डेटा दिया है, तो अगले साल का मेरे को रिटर्न प्रिडिक्ट करना है। और एक बार रिटर्न आप प्रिडिक्ट कर लोगे ना मीन, तो आई थिंक फिर स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ी बात नहीं है, देन वो x माइनस एक्स बार आप कर लोगे, राइट। चलो बोलो कैसे होगा? आपको क्या मिसिंग लग रहा है, बोलो ना, मैं बता देता हूँ। करंट मार्केट प्राइस। अभी आपने कितना पैसा लगाया है, क्यों चाहिए वो? रिटर्न निकालने के लिए। अगर मैं आपको अभी बता दूं कि अगर हम अभी अभी मतलब कहाँ पे होंगे, मान लो 2015 के एंड में होंगे, कि 2016 का तो दिया है ना उसने। तो मैं आपको ये बताऊं कि अभी मान लो 500 रुपए लगाए, मतलब अभी क्या, आप अगर अभी परचेस करोगे, मान लो यू आर इन 2015, एंड ऑफ 2015, एंड यू वांट टू एंटर इन दैट स्टॉक। अगर आपको ये स्टॉक में एंटर होना है, तो एंट्री कौन से प्राइस पे होगी, मार्केट प्राइस पे होगी, मार्केट प्राइस पे ही होगी ना। तो मान लो मैं आपको ये बोलूं कि 2015 के एंड का मार्केट प्राइस 500 रुपए था, तो सबसे पहला कैलकुलेशन आप क्या करोगे कि 2016 में कितना रिटर्न आया, फिर 2017 में कितना आया, 18 में कितना आया, और 19 में कितना आया, और 20 में कितना आया।
ऐसे यही कैलकुलेट करोगे ना आप। अगर मैं आपको अभी बताऊं, सपोज यू आर स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2015 और मैं आपको ये बोलूं कि 500 रुपए इसका एमपीएस है, और इफ यू वांट टू टेक द एंट्री तो एमपीएस पे ही होगा, आपके लिए अलग प्राइस थोड़ी कोट होता है, जो मार्केट प्राइस है उसी का उतना ही पैसा लगाना है आपको। तो आपने 500 रुपए में एंट्री ली, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, यू विल कैलकुलेट द रिटर्न ऑफ 2016। देखो 2016 में यहाँ पे आपको 40 रुपए मिल रहे हैं और कैपिटल एप्रिसिएशन का कितना मिला, 100। तो टोटल रिटर्न इज व्हाट, 140 ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ व्हाट, ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 इंटू 100 करो, 28%। फिर 2017 का कैसे निकलेगा बोलो, 2017 में डिविडेंड कितना है, 50, और कैपिटल एप्रिसिएशन कितना है, 100 ना, 200 नहीं, 100 तो पिछले साल आया ना, इस साल तो 100 ही आया ना, 600 से 700 हुए। और आप एक बार ध्यान देना, 2017 का अगर मुझे रिटर्न निकालना है तो व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वेस्टमेंट कितना, 500 रखूं कि 600 रखूं, 600, 600 ना, क्योंकि आप 2017 में जब एंटर किए योर मार्केट वैल्यू इज 600। आपने बोला, देखो 2016 का जब रिटर्न कैलकुलेट किया ना आपने, तो आपने बोला 40 रुपए कमाए डिविडेंड के फॉर्म में, 100 रुपए कमाए कैसे, कैपिटल एप्रिसिएशन के फॉर्म में। क्या वो घर आ गए, नहीं, वो री इन्वेस्ट हो गए, वो वापस से लग गए। तो कन्वे क्या करना चाह रहे, 2017 का जब आप इवैल्यूएट करो, योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज नॉट 500, नाउ इट इज 600, क्योंकि 2016 के एंड में वैल्यू क्या था, 600। तो यहाँ पे आपका डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 600। तो 150 डिवाइडेड बाय 600, बोलो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100, 25%। आई होप यू आर गेटिंग दिस। 2018 में बोलो डिविडेंड कितना है आपका, 40, और प्राइस है ना डेप्रीशिएट हुआ है, 700 से क्या हो गए आप, 650, तो -50 ना, दैट इज ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ व्हाट, दैट इज ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 700, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट तो इस साल के लिए 2018 के लिए क्या है, 700। तो -10 अपॉन 700 इंटू 100, बोलो -1.43%। फिर 2018 में, सॉरी 18 का हो गया, 19 में क्या हुआ देखो, 50 रुपए, ये रफली कर रहा हूं अपने वापस से इसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करेंगे, बट आप रफली समझो, 2019 में 50 रुपए का डिविडेंड है, कैपिटल एप्रिसिएशन कितना है, 100, व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, 650, 650 ना, ऑब्वियसली, क्योंकि 2019 में 2018 के एंड में क्या वैल्यू था, 650, तो वही आपका इन्वेस्टमेंट है, इंटू 100 करके बोलो, मतलब 150 डिवाइडेड बाय 650, 23.07। फिर 2020 का देखना, 2020 में योर डिविडेंड इज 35, कैपिटल एप्रिसिएशन इज 50 रुपीज, 750 से 800 हुए, व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, 750। तो ये आपका 85 डिवाइडेड बाय 750, बोलो 11.33%। अब एक बार ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको ये 2015 का इंफॉर्मेशन नहीं बताता तो इसमें क्या होता, आप 2016 का रिटर्न कैलकुलेट नहीं कर पाते, ना, बट 17 ऑनवर्ड यू कैन कैलकुलेट। वो जो मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं बोला, तो 17 ऑनवर्ड तो आप कर पाते, मीन्स व्हाट, कि ये साल का इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं होता, मेरे पास 17 का रिटर्न आ सकता था, क्योंकि उसके लिए इनफ डेटा था, 18 का आ सकता था, 19 का आ सकता था, और 20 का आ सकता था। इतना इंफॉर्मेशन काफी है एक्स माइनस एक्स बार सब कैलकुलेट करने के लिए। मीन्स जब आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हो बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, हम लोग ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स का डेटा अवेलेबल हो, बट नहीं हो तो क्या करेंगे, जितने ईयर्स का है उसी से सम चला देंगे। तो यहाँ पे आप वापिस से बोल रहा हूँ, ये सम कंप्लीट करने के लिए 2015 का प्राइस इज नॉट रिक्वायर्ड, वो तो आपने बोला तो मैंने बता दिया, वैसे भी सम कर सकते थे, बट वो सम में क्या मिलेगा आपको, सिर्फ 4 साल का इंफॉर्मेशन मिलेगा, 2017 का रिटर्न मिलेगा, क्योंकि 17 में आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, 600। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी विद 17 से स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो 16 के एंड में पैसा लगाना पड़ेगा, 16 के एंड में आपका कितने में एंट्री होगी, 600 में, वो 40 रुपए का डिविडेंड नहीं मिलेगा, वो तो 16 में जिसने होल्ड किया होगा उसको मिलेगा। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है 600। आपको 17 का रिटर्न निकालना है, वो ये रहा, 18 का ये रहा, ये नेगेटिव था, 19 का ये है, और 20 का ये है, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, एक्स बार टोटल करके डिवाइडेड बाय 4, एंड देन सेकंड कॉलम क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, फिर जो कन्वेंशनल कर रहे थे वही। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? किसी को इसमें डाउट हो रहा है कि सर ये रिटर्न कैलकुलेशन में हमको ना 500 पकड़ के रखना था, 500 नहीं चलेगा ना, आप 2000 मान लो 500 आपने इन्वेस्ट किया, तो 2016 में
आपके 40 रुपए डिविडेंड आ गए और 100 रुपए क्या हुआ, कैपिटल एप्रिशिएट हुआ, क्या आ गए आपके पास, वो आप यूज कर रहे हो कि वो अभी री इन्वेस्टेड है। तो 2017 के लिए जब मैं ये इन्वेस्टमेंट पूछूंगा ना, मेरा इन्वेस्टमेंट कितना 2017 के लिए, आपका जो एक्सपेक्टेशन है कि मेरे को इतने परसेंटेज कमाना है, ऑन विच अमाउंट, ऑन 600, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट तो 600 हो गया ना। अभी आपने ये बोला 2016 में, मान लो 2015 में आपके 500 रुपए थे, तो आपने 2016 में ये बोला कि 140 आपने कमाए, 140 मेरे पास नहीं आए, ठीक है, 40 रुपए ही आए, और 100 रुपए क्या हो गए, री इन्वेस्ट हुए, मीन्स व्हाट, अगले साल में आपसे ये 600 पे रिटर्न एक्सपेक्ट करूंगा। मेरा जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज व्हाट 600, फिर उसके बाद कितना 700 एंड सो ऑन, 650 एंड 750 एंड 800, करेक्ट। ये समझ में आ रहा है कि विदाउट दैट 500 इंफॉर्मेशन यू कैन कैलकुलेट योर रिटर्न। एक बार रिटर्न आ जाए तो फिर आप सिंपली कर सकते हो, ठीक है। चलो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, इसको प्रॉपर डेकोरेट कर देते, ध्यान देना। चलो सॉल्यूशन क्या है, सो ईयर एंड रिटर्न इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ओके, ईयर में 2017 आएगा, 2018 आएगा, 2019 एंड 2020। 2016 का हम नहीं निकाल पाएंगे बिकॉज इंफॉर्मेशन इज नॉट देयर। ओके, 2017 में ध्यान देना, आपका रिटर्न कितना था, उसका कैलकुलेशन है 50 प्लस, अब देखो ध्यान से यहाँ एप्रिसिएशन कितना था 100, 50 प्लस 100 होल डिवाइडेड बाय, जब 2017 में देख रहे हैं तो मेरा इन्वेस्टमेंट है 600 का, इंटू 100, तो आपका आंसर क्या आया 25। ऐसे सेम सब तरीके से करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ वो स्टोरी को, आपको सिर्फ प्रॉपर प्रेजेंट करना है, राइट। अयो भी समझ आ रहा है ये कैलकुलेशन। फिर आपका काम क्या है, दैट इज योर एक्स, ये आपका एक्स है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एक्स करके डिवाइडेड बाय एन, यू विल गेट व्हाट, एक्स बार। इसको एक्स बार कहते हैं ना, टोटल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 4। बोलो कितना आ रहा है, वो नेगेटिव नंबर है, रिदम रिदम में ऐड नहीं करना। 25 माइनस 1.43, 15। ओके, टोटल करा आपने, टोटल करा ना, क्या आ रहा है 57.97 इज अ टोटल ऑफ 4 ईयर रिटर्न, तो डिवाइडेड बाय 4 करो, 14.49, दैट इज योर एक्स बार। ठीक है, अब इसके बाद का कॉलम क्या होगा, अब आपको कंप्लीट करना है। अब तो सिंपल है ना, एक्स माइनस एक्स बार, उसके बाद क्या होगा, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, फिर समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, इट विल गिव यू व्हाट, वेरिएंस। ये वेरिएंस प्रोवाइड करेगा, और जो वेरिएंस आए उसको आप स्क्वायर रूट में डाल दोगे, इट विल गिव यू व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन। एक बार वापस से एक बार सुन लो ध्यान से, हाँ। अगर मेरे को एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है ना, तो मुझे क्या चाहिए, या तो पास्ट डेटा चाहिए, जितने भी साल का हो, 2 साल का होगा तो भी हम सम तो करेंगे, ठीक है, और या तो क्या चाहिए, प्रोबेबल डेटा। तो आपको बहुत सारे तरीके से ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सकता है। आप ऐसा इमेजिन नहीं करो कि ये रिटर्न है और बोलेंगे चलो एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करो, ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको प्रीवियस सम अलग तरीके से करवाया था, ये भी अलग है थोड़ा, ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट दी रिटर्न ऑल्सो। चलो कंप्लीट करना एक बार ये, वो क्वेश्चन है और सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये क्वेश्चन एक बार लिख लो आप प्रॉपरली। चलो नहीं नहीं, एज्यूम क्या करना है आपके, मेरे को ना, आप हम लोग क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, वी वांट टू कैलकुलेट दी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो आपने ली कि नहीं ली एंट्री वो छोड़ो, आप ये डेटा देख के कितने साल का रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो, 4 साल का, मैक्सिमम 4 साल का कर सकते हैं ना, तो हम 4 साल को कंसिडर करेंगे। ठीक है, जितना ज्यादा आपका बेस होगा, क्योंकि कोई भी फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए अगर आप पास्ट डेटा पे रिलाई कर रहे हो, तो सैंपल साइज जितना बड़ा हो उतना बेटर रिजल्ट आ सकता है। ये खत्म हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन और आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न मीन, दैट इज डन। ये अब आप रिपीट नहीं करना पड़ेगा, रिपीट मतलब बड़े सम में आएगा, बट उसका डिस्कशन कंप्लीटेड है यहाँ पे।
ये अगर हो गया हो ना तो ये रहा मेरा ये मैंने कैलकुलेट करके दिया आपको 25 1.43 23 एंड 11.33 देन यू हैव टू कंप्लीट फिर आपको कंप्लीट करना है। कैलकुलेट करना आप लोग परफेक्ट ये अब देखो एवरेज कितना है 14.49 और आपका एक भी नंबर उसके आसपास नहीं है, दिख रहा है, बहुत ज्यादा स्टैगर्ड है, तो ये डेविएशन बहुत हैवी आएगा इसका। ठीक है, वो नहीं होता था कि 25 में 8 डेविएशन, ऐसा नहीं होगा, ये थोड़ा हैवी होगा डेविएशन। और डेसिमल में है तो थोड़ा स्लो होके करना। अरे आंसर, चलो जो लोग ऑनलाइन हो एक बार आप लिखना चैट बॉक्स में इफ यू आर गेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। टेन पॉइंट 577, देखो 14 है और वो 10% ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, और वो डेट ये है ना, मैं थोड़ा और लिखवा था ना अभी, तो मैंने आपको लास्ट क्लास नहीं बोला था कि योर मीन इज 14 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 22, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, क्लियर है। ओके 10 पॉइंट आपने क्या बोला, 577, मतलब ये भी करेक्ट होगा, 10.59 इज ऑल्सो नियर, ठीक है, वो थोड़ा बहुत वो राउंड अप में कहीं पे प्रॉब्लम हुआ होगा, तो बाकी आंसर आ रहा है 10.577 ना, तो 10.58% कर देते हैं, दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके अगर आसपास आ रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, दैट इज फाइन। बहुत ज्यादा डेविएट हो रहा है तो आप बताओ, यहाँ पे आ रहा है, ये रहा है लास्ट में, यहाँ पे सेम आ रहा है, कितना है डॉट आया, ये 10.58, 577 इज फाइन, यहाँ पे आगे सेम आ रहा है। चलो ऑनलाइन जो लोग है एक बार चेक करना आप लोग, नहीं आ रहा है तो आप कम्युनिकेट करो चैट बॉक्स के थ्रू, और टैप टू स्पीक करके बात भी हो सकता है।
डन, चलो अपने कंसीडर कर रहे हैं कि आ रहा है, ठीक है। ओके, अब है ना ये कंप्लीट है। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखना ना, और नेक्स्ट पेज पे लिखना, न्यू फ्रेश पेज पे। सी पहला आपने क्या सीखे पता है? वी हैव कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप स्टैट की लैंग्वेज में बोलो तो, और पोर्टफोलियो या फाइनेंस की लैंग्वेज में बोले तो क्या, कि एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क, स्टैंडर्ड डेविएशन इज रिस्क। बट ये जो टर्म है ना, ये जनरल टर्म है, ये बहुत जगह यूज होते हैं, ठीक है। और फाइनेंस में अपने इसको इस तरीके से यूज करने वाले। सेकंड जो डिस्कशन है लिखना आप लोग न्यू पेज पे, डिसीजन मेकिंग प्योरली on the basis of decision making purely on the basis of, ये सेकंड डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है अपना, डिसीजन मेकिंग प्योरली बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के ब्रैकेट में आप लिख लो रिस्क। ओके, चलो ध्यान से सुनना। मान लो आपके पास है ना दो स्टॉक है, या दो पोर्टफोलियो है, या दो असेट क्लास है, ठीक है। एंड यू हैव टू चेक आउट कि ये दोनों में से बेटर कौन सा है। क्लियर है? वैसे तो n नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन को फ्लोट करना पड़ता है, बट लेट्स एज्यूम दैट वी हैव ओनली टू इंफॉर्मेशन। एक ये क्या अर्न करके देगा, दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न, एंड सेकंड दैट स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दो ही इंफॉर्मेशन है मेरे पास, और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, एंड मुझे दोनों में से एक बेटर है वो चूज करना है, राइट। तो कैसे चूज होगा ना, वो अपने स्टार्ट कर रहे। इनफैक्ट है ना, ये डिस्कशन में अपने जो बेसिक पार्ट में सारे टर्म्स लिखे ना, ये मीन एसडी हो गया, अब इसको इंट्रोड्यूस कर रहे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सीवी, ठीक है। ये कोवेरिएंस है, वो अलग टर्म है, वो बाद में आएगा। कोवेरिएंस और कोरिलेशन, इट इज अ लिंक, वो आप उन दोनों में एकदम प्रॉपर लिंक है, बट ये जो है ना थोड़ा इंडिपेंडेंट है। सीवी और कॉव, इनमें डिफरेंस रखना आप लोग। सीवी इज कोवेरिएंस, सॉरी सीओवी, कॉव इज अ कोवेरिएंस, और सीवी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वो अभी आएगा, ठीक है। ध्यान देना आप लोग यहाँ पे। तो अपना हेडिंग क्या चल रहा था, आप हेडिंग पे फोकस करना। डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन टू डेटा ओनली, फर्स्ट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न, सेकंड इज स्टैंडर्ड डेविएशन। मान लो आपका स्टॉक ए है और एक स्टॉक बी है, इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न आ रहा है 20%। कितना आ रहा है आपका? 20। और बी का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो आ रहा है 30%। इन दोनों में से अगर सिलेक्ट करना हो तो अभी 30, बी विल बी सिलेक्टेड। क्लियर है? बट प्रॉब्लम क्या है कि इसके साथ साथ रिस्क भी देखना पड़ेगा। मतलब आप ज्यादा रिस्क, अगर आप सिर्फ रिटर्न देख के कॉल लेते हो तो लॉटरी टिकट बाय करो, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा रिटर्न है, 100 का 1 लाख भी हो सकता है। बट वो करोगे आप? नहीं करोगे। यू विल चेक व्हाट रिस्क इन दैट, कि क्या रिस्क है, तो मेजोरिटी रिस्क ही है उसमें, ठीक है। तो उसके साथ साथ आपको रिस्क देखना पड़ेगा। मान लो आपका रिस्क यहाँ पे है 8%, और यहाँ पे है आपका 11%। तो अब आपके पास दो ही डेटा है, एंड यू हैव टू चेक कि ये दोनों में से, ये आप स्टॉक ए बोलो और स्टॉक बी बोलो, या पोर्टफोलियो ए बोलो और पोर्टफोलियो बी, या असेट क्लास ए असेट क्लास बी, जो भी आपको बोलना हो। क्लियर है? ये दो फाइट है दोनों के बीच में, और हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। एक उसका रिटर्न का पता है, और दूसरा क्या पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का, मतलब रिस्क का पता है। तो कैसे, कौन सा वाला आप सिलेक्ट करोगे? क्यों ये वाला? जस्टिफाई ये कर रहे हैं कि भाई ए विल बी सिलेक्टेड बिकॉज उसमें रिस्क कम है। तो ऐसा ही अगर माइंडसेट तो एफडी में लगाओ, ठीक है, वहां पे कोई रिस्क ही नहीं है। कैसे कंपैरेटिवली, कैसे बोला तूने? कैसे? हाँ। हम्म ये इंटरप्रिटेशन सही है कि 30 में से 30 इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न, वो डेविएट होगा 11 से, मतलब कम से कम 19 रिटर्न मिलेगा, ऐसा कह रहे हो ना आप? क्या ये इंटरप्रिटेशन सही है? सी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है पता है, कि एवरेज में वो जो डेविएशन है ना, वो कितना है एवरेज में। इट माइट बी पॉसिबल कि एक पर्टिकुलर ईयर में आपका डेविएट 30 आपका एक्सपेक्टेड है ना, और डेविएशन 20% भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है।
समझ में आ रहा है ना? 11 मतलब ये मैक्सिमम डेविएशन पॉसिबल नहीं, ये एवरेज है डेविएशन का। आप उस दिन अगर समझे हो तो, मतलब 30 क्या है, 30 इज एवरेज रिटर्न। वैसे 11 है ना, वो एवरेज डेविएशन है। कभी कभी डेविएशन 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, उन सबका एवरेज 11 है। तो वो आप इंटरप्रिटेशन गलत है आपका कि 30 में से 11 हटाओ, कम से कम तो 19 मिलेंगे। ये रॉन्ग मैसेज है, अगर आपको कुछ ऐसा समझ आया तो। मैंने आपको बहुत सी ये जो बातें बोल रहे हैं ना, एज सच सम वाइज कोई काम की नहीं है, अभी सम करेंगे ना तो आ ही जाएगा। बट करेक्ट इंटरप्रिटेशन, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि एसडी आपने पहले पढ़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा है, पहली बार नहीं देखा है अपने ने, बट एसडी का करेक्ट मीनिंग इंपॉर्टेंट है। ऐसे कोवेरियंस, कोरिलेशन ये पहले पढ़ चुके हैं अपने, ठीक है, बट उसका करेक्ट मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप एसडी का करेक्ट मीनिंग आपको कन्वे हो रहा है कि एक डेटा है, वो किसी की एज का एवरेज भी हो सकता है, किसी रिटर्न का भी हो सकता है, किसी का भी एवरेज करके अपने निकाले, वो मीन है। क्या वो कंफर्म है? नहीं, वो डेविएट हो सकता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन विल कैप्चर दैट डेविएशन। बट स्टैंडर्ड डेविएशन जो आया वो मैक्सिमम या मिनिमम नंबर नहीं है, वो एवरेज डेविएशन है। मैक्सिमम मिनिमम पता नहीं अपने को, वो वापिस से डेटा देखना पड़ेगा। क्लियर है? चलो आप बोलो क्या बेटर है इन दोनों में से, अगर फाइट करवाना हो तो विच ऑप्शन इज बेटर, स्टॉक ए और स्टॉक बी? बी? क्यों बी? ना तू रहने देते ना, वो देखा होगा पहले। बाकी कोई? आप सपोज यू हैव टू इन्वेस्ट इन दैट, आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप किस में लगाओगे? आप दोनों चीज देखोगे कि एक ही चीज देखेंगे? दोनों देखेंगे ना। सी, एक क्या है कि बायस ओपिनियन है किसी का कि मैं तो रिटर्न देखता हूं, तो फिर ए, सॉरी बी। किसी का ऐसा ओपिनियन है सिर्फ रिस्क देखते हैं, तो फिर ए, क्योंकि उसमें रिस्क कम है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी पोर्टफोलियो मैनेजर इज टू मैक्सिमाइज व्हाट, रिटर्न, एंड मिनिमाइज व्हाट, रिस्क। बट मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, ये रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड टू हैंड, ठीक है? आप रिस्क बढ़ाओ तो रिटर्न बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं। तो अगर आपके पास ये डेटा है ना, तो इसको इवेल्युएट करने के लिए, ये तो मैंने 2 रखे, ऐसे 10 भी तो हो सकते हैं ऑप्शन, ठीक है? आप 2 में तो अभी है ना, कोई थोड़ा ब्रेन लगाएगा ना तो यू कैन कंक्लूड कि 8 पे इतना है तो 11 पे कितना होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ लिखोगे तो हो जाएगा। बट ऐसे मान लो 25 पोर्टफोलियो है एंड यू हैव टू सिलेक्ट वन, या 25 स्टॉक है उसमें से एक सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है? वो फॉर्मूला क्या देना, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है फॉर फंडामेंटल इवैल्यूएशन, सबसे बेसिक। जब आपके पास 2 ही इंफॉर्मेशन हो ना, एक क्या रिटर्न और दूसरा उसका डेविएशन, एट दैट टाइम यू कैन अप्लाई दिस। ठीक है? कौन सा वाला फॉर्मूला? सीवी। सीवी का फॉर्मूला क्या, ध्यान देना, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, और मीन को अगर अपने अपनी लैंग्वेज में बोले तो एक्सपेक्टेड रिटर्न, और स्टैंडर्ड डेविएशन को अपनी लैंग्वेज में बोले तो रिस्क। क्लियर है? ये फाइनेंस का लैंग्वेज है, वो स्टैट का लैंग्वेज हो गया। इनको परसेंटेज में कोड करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, इसको परसेंटेज में कोड करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। यू हैव टू कैलकुलेट दी सीवी फॉर डिसीजन मेकिंग कि ये दोनों में से क्या बेटर है। क्योंकि आप देखो ध्यान से, ए में रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है, बी में जब आप गए तो रिस्क बढ़ा तो रिटर्न भी बढ़ा, तो मेरे को तो रिस्क कम करना है और रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है। तो ये दोनों कभी स्ट्रेट अवे ऐसा नहीं होगा, ठीक है? या मान लो मैं आपको यहाँ ऐसा बोल देता कि ये 18 है, तो स्ट्रेट अवे यू कैन सिलेक्ट कि ए इज बेटर, क्योंकि 8 पे 20 दे रहा है, वो 11 पे 18 दे रहा है, तो उसमें फाइट नहीं है। बट मेजोरिटी ऑफ टाइम जब आप इवेल्युएट करने बैठोगे तो फाइट होगा, रिटर्न बढ़ा तो रिस्क भी बढ़ेगा। क्लियर है? तो उसके लिए आपको इस तरीके से इवेल्युएट करना पड़ेगा। ओके, तो ए का कैलकुलेशन देखना, ए का कितना, 8 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, बोलो क्या रहा है? 40%। बी का बोलो, बी का कितना है? 11 इज एस डी एंड 30 इंटू 100, 36.67%। ये क्या निकाला आपने ने? सीवी। मैंने एक्सप्लेन किया नहीं है बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सीवी, आप फॉर्मूला पे ध्यान देना, बहुत बार फॉर्मूला बहुत चीजें किया जाता है स्ट्रेट अवे। सीवी लोअर इज बेटर और हायर इज बेटर फॉर इवैल्यूएशन पर्सपेक्टिव। आप अगर इवैल्यूएट करने बैठे और आपको सिलेक्ट करना है, तो सीवी लोअर बेटर है कि हायर बेटर है? लोअर। क्यों? ये क्या कोट कर रहा है पता? सीवी इज व्हाट, इज अ परसेंटेज ऑफ रिस्क
इन योर एक्सपेक्टेड रिटर्न। मान लो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 30%, या मान लो आपका, ये डेटा साइड करना आप लोग, अगर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 50%, ये क्या है, मीन, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है, क्लियर है, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 5%, क्लियर है। ये कैलकुलेट कर सकते हैं ना, कमाएंगे 50, वो डेविएट होगा कितना, ऑन एन एवरेज 5, क्लियर है। तो इसका फॉर्मूला में अगर आप सीवी निकालोगे ना तो वो आएगा 10%। 50 में कितना डेविएट हो सकता है, 5, तो वो 10% हुआ। तो सीवी तो यही क्वांटिफाई करके देता है कि आपके टोटल रिटर्न जो भी है वो कितना गारंटीड है, कितना परसेंट रिस्की है और कितना गारंटीड है। तो यहां पे ध्यान देना, 20 का जो रिटर्न है 20, उसमें 8% प्रॉब्लम वाला है, एवरेज का ही बात हो रहा है, इट इज नॉट एन एक्सट्रीम पॉइंट। मतलब वो वाला जो पहले वाला अंडरस्टैंडिंग था 20 में से 8 हटाओ तो 12 मिलेंगे कंफर्म, वैसा बात नहीं है, ये एवरेज में सब गेम चल रहा है। तो 20 में से 8 प्रॉब्लम वाला है, तो 20 में से 8 होता है 40%। मतलब आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना उसमें 40% रिस्क वाला है, 60% में अभी हम थोड़े श्योर है। और बी में क्या है कि 30 में से 11 वाला रिस्क वाला कंपोनेंट है, कितना हुआ वो 36.67%। तो बाकी 64% जो है 63.33 वो थोड़ा सेफ है अभी, क्लियर है। तो इन दोनों का अगर फाइट करवाए जहां पे दोनों को इंपॉर्टेंस देनी हो, दोनों को, तो इन दैट केस बी इज अ आउटराइट विनर। बी विनर है, क्यों, क्योंकि उसका जो सीवी आ रहा है वो कंपैरेटिवली कम आ रहा है, और सीवी जो है इट इज अ परसेंटेज ऑफ रिस्क इन योर टोटल रिटर्न, कि टोटल रिटर्न में से कितना परसेंटेज कंपोनेंट रिस्की है, और वो जितना कम होगा ना दैट इज प्रेफरेबल फॉर इन्वेस्टर, वो जितना कम होगा। तो अगर आपको इवेल्युएट करना है जस्ट बेस्ड ऑन व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो सीवी उसका क्लासिक एग्जांपल है, और वी कैन से सीवी के बेस पे आप कर सकते हो, राइट। आई होप समझ आ रहा है। सीवी है सब बहुत ही सिंपल है, एच डी अपॉन मीन करना है, और ये जितना लोअर रहेगा दैट इज बेटर फॉर इवेल्युएशन, जितना कम होगा दैट विल बी सिलेक्टेड, राइट। अब ध्यान देना आप लोग, इसके कैलकुलेशन में एक बार ध्यान देना। चलो मैं एक आपको डेटा लिखवा रहा हूँ, ए और बी। मान लो ए का रिटर्न है ना वो है आपका 25, एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है, और ये 30 है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन था आपका लेट्स एज्यूम 11%। करो तो एक बार सीवी कैलकुलेट करो, और सीवी के हिसाब से रैंकिंग दो मुझे, सीवी के हिसाब से कौन सा वाला बेटर है। ए बेटर हो गया ना, क्यों, क्योंकि 8 डिवाइडेड बाय 25, तो 8 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 कितना आ रहा है, 32%, राइट। मतलब जो भी आपका रिटर्न है उसमें से 32 प्रॉब्लम वाला है, बाकी जो 68 है वो सेफ है, काइंड ऑफ सेफ है। तो 32 प्रॉब्लम है ना, और बी में कितना प्रॉब्लम है, 11/30 इंटू 100 कितना आ रहा था वो आंसर, हाँ 36.67। तो अब कंपेयर करें तो ए इज बेटर, ए बेटर है। अगर मेरे को दोनों में से चॉइस करना है, रिस्क और रिटर्न दोनों को देखना है, तो आई विल कैलकुलेट विद सीवी, और सीवी के बेस पे ए बेटर हो गया, क्लियर है। अब है ना, मान लो यही आपका इंफॉर्मेशन है, और इसके साथ साथ आपको एक और, ये समझ आ रहा है ना, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम अगले साल से इतना कमाएंगे, और ये कैसे करा होगा, अपने पास डेटा देख के या प्रोबेबल डेटा देख के, और उसी के बेस पे आपने ये कैलकुलेशन किया होगा, राइट। अब ना इसके साथ साथ आपके पास एक और इंफॉर्मेशन है आरएफ का। आरएफ आपका है 6%। वापिस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। अगर आपके पास दो ही इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, एक एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक स्टैंडर्ड डेविएशन, और बोले इवैल्यूएट द पोर्टफोलियो एंड प्रोवाइड द रैंकिंग, तो आपके पास एक ही मॉडल है, क्या है, सीवी से कर सकते हो। सीवी के अलावा और कोई अप्रोच है नहीं। सीवी रिस्क और रिटर्न दोनों को एक्यूमुलेट कर देता है, और दोनों को एक्यूमुलेट कर देता है, और उसके बेस पे एक रिजल्ट दे देगा आपको कि ये दोनों में से क्या बेटर है। बट सीवी, मैंने पहले बोला ना, वो सबसे बेसिक वैल्यूएशन मॉडल, और वी कैन से इवैल्यूएशन मॉडल है, वो सबसे बेसिक डेटा है। उसको आप जितना फाइन ट्यून करते जाओगे ना उतना बेटर है। तो नेक्स्ट जो डिस्कशन है दैट इज ऑफ शार्प रेशियो। शार्प रेशियो क्या है, ध्यान देना आप लोग। अगर आपका ये जो डेटा है उसके साथ साथ अगर आपके पास आरएफ अवेलेबल है, आरएफ समझ में आता है, रिस्क फ्री रिटर्न, वो आपके पास अवेलेबल है, देन इन दैट केस अगर आपसे पूछे कि चलो रैंकिंग दो, ए बेटर है कि बी बेटर है, तो फिर आप सीवी नहीं लगा सकते, फिर क्या लगाना पड़ेगा, शार्प रेशियो। ठीक है, सीवी कब लगा सकते हैं अपने, व्हेन ओनली टू इन्फॉर्मेशन इज देयर, रिटर्न का और डेविएशन का, बिकॉज उसमें तीसरा कुछ चाहिए ही नहीं। अगर ये दो इन्फॉर्मेशन ही है मेरे पास तो सीवी के बेस पे इवैल्यूएट हो जाएगा,
सीवी दोनों को देख लेता है, रिस्क और रिटर्न दोनों को, बट इससे बेटर है शार्प रेशियो। ध्यान देना, शार्प रेशियो आप कब अप्लाई कर सकते हो? व्हेन आरएफ इज देयर। आरएफ क्वेश्चन में चाहिए अपने को, क्लियर है? शार्प रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ध्यान देना, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस आरएफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, क्लियर है? तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है? 25। आरएफ मतलब रिस्क फ्री कितना है? 6। और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 8। मैंने परसेंटेज सब में हटा दिया है, बाकी अगर रखना हो तो रख सकते हैं। 25 में से 6 हटाओ, डिवाइडेड बाय 8, बोलो कितना आ रहा है ये? 19 में से डिवाइडेड बाय 8 कितना आ रहा है? 2.375। और बी जो है परसेंटेज नहीं आएगा ये, आई होप यू आर गेटिंग दिस। 19% डिवाइडेड बाय 8%, तो परसेंटेज कैंसल। शार्प रेशियो इज एन एब्सोल्यूट नंबर, इट इज नॉट कोटेड इन परसेंटेज। ये समझ आ रहा है ना? वो ऊपर सीवी जो है ना वो परसेंटेज में, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 करा है आपने, राइट? ओके, फिर बी का चेक करना आप लोग। बी क्या था? एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस आरएफ डिवाइडेड बाय अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक्सपेक्टेड कितना था? 30, 6 हटाए, डिवाइडेड बाय 11, तो ये 24 है, डिवाइडेड बाय 11, बोलो 2.18। ओके, 2.18, अगेन इट इज एन एब्सोल्यूट नंबर। शार्प रेशियो हायर इज बेटर और लोअर इज बेटर? आप, मैं अभी बोलूंगा तो हो जाएगा, बट आप एक बार फॉर्मूला को इंटरप्रेट करने का ट्राई करो। चलो, जो लोग ऑनलाइन है वो भी बताना। शार्प रेशियो आपको, सीवी आपने क्या बोला? लोअर इज बेटर ना, बिकॉज सीवी क्या कोट करता है कि आप जितना कमाओगे उसमें रिस्क की पोर्शन कितना है, तो रिस्क तो जितना कम हो उतना अच्छा है, क्लियर है? शार्प रेशियो में क्या लगता है, हायर इज बेटर कि लोअर इज बेटर? क्यों? व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ शार्प रेशियो? हाँ, रिस्क, हाँ, तो रिस्क की रिटर्न है ये। व्हाट ये 2.37 क्या कहना चाह रहा है, मैं वो बोल रहा हूं आपको। चलो थोड़ा सिंपल कर देता हूं आपको। सीवी अगर आपको इवेल्युएट करना है, मान लो आपके पास है ना ये ए और बी, आप प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर हो, आपके पास एक्स अमाउंट पड़ा है और आपको सिलेक्ट करना है कि ए में लगाए कि बी में लगाए, क्लियर है? तो आप कौन सा मॉडल अप्लाई करोगे? सीवी आरएफ है मेरे पास, राइट? तो सीवी से आप आंसर लाओगे कि शार्प रेशियो से लाओगे? और है ना, आप समझना, ये तो कोइंसिडेंटली क्या है कि इन दोनों में ना अभी आंसर सेम आ रहा है। लाइक आपने ऊपर क्या बोला, लोअर इज बेटर, तो लोअर में क्या सिलेक्ट हुआ? ए। और यहाँ पे ऑब्वियसली हायर इज बेटर, तो हायर में भी क्या सिलेक्ट हो रहा है? ए। बट ऐसा सिनारियो हो सकता है, अभी लिखवाऊंगा नंबर, जहाँ पे सीवी बोल रहा है कि ए सिलेक्ट करो और शार्प रेशियो बोल रहा है कि बी सिलेक्ट करो। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, क्लियर है? तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर सब इंफॉर्मेशन है तो विच मॉडल इज यूजफुल, और वी कैन से सीवी और शार्प रेशियो का अगर फाइट करवाए तो आपको क्या बेटर लग रहा है? शार्प रेशियो बेटर लग रहा है कि सीवी बेटर लग रहा है? और उसका जस्टिफिकेशन कि मेरे को सीवी बेटर लग रहा है कि शार्प रेशियो बेटर लग रहा है, उसका ये रीजन है, क्यों? हम्म, हाँ, सी, एक बार ध्यान देना, शार्प रेशियो इज बेटर चॉइस। एक बार शार्प रेशियो का इंटरप्रिटेशन क्या है, शार्प रेशियो क्यों बेटर है, पहले ध्यान दो। ऊपर आपने क्या करा, 8 डिवाइडेड बाय 25 करा। 8 क्या था आपका? रिस्क, और 25 क्या था? टोटल रिटर्न। अब है ना, ये टोटल जो 25 कमाना है, एक बार ध्यान देना, ए में उसके लिए रिस्क नहीं लेना था, उसमें से एक रिस्क फ्री कंपोनेंट होता है। मान लो इसमें से 6% आपका रिस्क फ्री है, तो जो 8% का आप रिस्क ले रहे हो उससे आपको एक्स्ट्रा क्या मिला? 19%। मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये जो कंपैरिजन आप कर रहे हो ना 8 वर्सेस 25 का, इट इज अ रॉन्ग कंपैरिजन। चाहे उसको न्यूमरेटर में रखो, डिनोमिनेटर रखो, बिकॉज 8 क्या है? टोटल रिस्क। क्या वो टोटल रिस्क 8 लेने से मेरे को 25 मिला है? नहीं, आरएफ तो वैसे ही मिलता ना। 6% अगर आपको कमाना है उसके लिए जीरो रिस्क लेना पड़ेगा। मैं आपको वापस से रिपीट कर रहा हूँ, मान लो आपका एक एफडी में लगा रहे हो, तो एफडी में आपको कितना परसेंटेज मिलेगा? 6, दैट इज योर आरएफ। और एफडी का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? 0। एफडी का स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होता है, ये सेंस कर रही है बात?
क्योंकि एफडी में 6 मिलेगा। अगर कोई कमिट कर रहा है एफडी में 6 है तो वो 6 मिलेगा ही, चाहे मार्केट बंद हो जाए, मार्केट बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करे, यू विल गेट 6% कॉन्स्टेंट रिटर्न। अब आपने ये पोर्टफोलियो ए में पैसा लगाया, वो आपको कितना रिटर्न दे रहा है 25, बट वो उसके साथ रिस्क भी दे रहा है, कितना दे रहा है 8। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये दोनों को क्यों कंपेयर कर रहे हैं अपने, ये दोनों को कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। 6 तो वैसे ही मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं 25, तो एक्स्ट्रा कितने मिले 19, और आपने रिस्क कितना लिया 8। समझ में आ रहा है, रिस्क 8 लिया ना 0 से 8, तो यू शुड कंपेयर योर 19, मतलब रिस्क प्रीमियम आरएफ के ऊपर का जो नंबर है ना, वो आप रिस्क के साथ कंपेयर कर सकते हो अगर आपको कभी भी इवैल्यूएट करना है तो। बिकॉज जो पोर्टफोलियो मैनेजर का दम है वो उसमें 6 तो विदाउट रिस्क आ जाएगा, तो मेरे को एक्स्ट्रा कितना कमा के दिया 19, उसके लिए रिस्क कितना है वो बोलो, क्योंकि एफडी में तो 0 रिस्क है और आपने रिस्क लिया कितना 8। तो सीवी है ना, ये बात को डील ही नहीं कर रहा है। सीवी क्या बोल रहा है, व्हाट इज योर टोटल रिटर्न इंक्लूडिंग ऑफ आरएफ एंड व्हाट इज योर टोटल रिस्क। आप अगर ध्यान से समझ रहे हो तो ये दोनों नंबर में पैरिटी नहीं है, 25 और 8 में पैरिटी नहीं है। मैंने 25 कमाने के लिए 8 रिस्क नहीं लिया है, 19 कमाने के लिए 8 रिस्क लिया है। समझ आ रहा है। तो सीवी हम लोग तभी यूज करते हैं व्हेन आरएफ इज नॉट अवेलेबल। मान लो सम में आरएफ नहीं अवेलेबल है, देन यू कैन कंसिडर सीवी एज अ इवैल्यूएशन मेजरर, कि आप उसको बेस पे इवैल्यूएट कर लो। बट द मोमेंट यू गेट आरएफ डेटा देन शार्प रेशियो इज बेटर। शार्प रेशियो क्या कह रहा है, ध्यान दो कि 25 कमाया, उसमें से 6 हटा दो, क्योंकि वो तो फ्री का है, उसके लिए रिस्क नहीं लेना है। तो आपने कितना कमाया, रिस्क प्रीमियम कितना कमाया 19, उसके लिए डिवाइड कर रहा है। वो ऊपर उल्टा था, ऊपर क्या था, रिस्क न्यूमरेटर में था, सॉरी हाँ रिस्क न्यूमरेटर में था और रिटर्न डिनोमिनेटर में था। यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा हो गया है, तभी इंटरप्रिटेशन भी उल्टा है। वहां पे लोअर इज बेटर, यहाँ पे हायर इज बेटर। शार्प रेशियो का इंटरप्रिटेशन लास्ट बार बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। क्या कह रहा है कि 25 कमा रहे हो आप, उसमें से 6 हटाओ, तो आप एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो 19। इसी के लिए तो रिस्क लिया है ना, तो कितना रिस्क लिया है 8, तो 19 डिवाइडेड बाय 8 वो क्या आया 2.375। 2.375 का इंटरप्रिटेशन ये है दैट 1% रिस्क लेने से मेरे को कितना रिटर्न मिल रहा है। वही तो हुआ कि आपने 8% रिस्क लिया और 19% आपने कमाया एक्स्ट्रा, तो 19 डिवाइडेड बाय 8 क्या हुआ कि 1% रिस्क लेने से मेरे को कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है 2.375। क्लियर है। और बी में आपको क्या हो रहा है, बी में आप 30 कमा रहे हो, 30 में से 6 हटा दो, 6 हटाओ तो क्या मिल रहा है 24। 24 इज एक्स्ट्रा रिटर्न, ठीक है, जो आपने एक्चुअली रिस्क लेके कमाया। 6 तो वैसे ही आ रहा था, तो 24 डिवाइडेड बाय 11 जो आपने रिस्क लिया है, तो 24 डिवाइडेड बाय 11 क्या है 2.18। 2.18 का इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर मैं एक 1% का रिस्क ले रहा हूँ, 1% का रिस्क मतलब 1% एसडी, तो मेरे को रिटर्न जो एम्पलीफाई होके मिल रहा है ना वो मिल रहा है 2.18। तो आप दोनों में बोलो क्या बेटर है, ए इज बेटर, क्योंकि ए अगर आप 1% रिस्क लोगे तो आपको 2.37 का रिटर्न देगा, और बी अगर आप 1% रिस्क लोगे तो 2.18 का एक्स्ट्रा रिटर्न देगा, जिसको आप रिस्क प्रीमियम भी कह सकते हो। क्लियर है। तो इन दोनों का अगर फाइट करवाए तो परफॉर्मेंस वाइज स्टॉक ए और पोर्टफोलियो ए जो भी बोल रहा हूं दैट इज बेटर कंपेयर टू बी। दो डिस्कशन साथ हो गए। सीवी और शार्प रेशियो में क्या बेटर है, शार्प रेशियो, क्योंकि वो पैरिटी रख के कंपैरिजन कर रहा है। अब समझो 19 और 8 और 24 और 11 इसमें पैरिटी है, 25 और 8 और जो 30 और 11 है ना उसमें पैरिटी नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपने रिस्क लिया तभी जो रिटर्न आया वो एक्स्ट्रा रिटर्न आया, टोटल रिटर्न थोड़ी रिस्क लेने से आता है। क्लियर है। एंड दैट इज द रीजन अगर आपको इवेल्युएट करना है तो शार्प रेशियो को प्रायोरिटी देते हैं कंपेयर टू योर सीवी। सम कैसा हो सकता है, ध्यान देना, आपको ना ऐसे डेटा प्लॉट करके दिया होगा कि 6 पोर्टफोलियो है, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, एंड पैरेलली आपको आरएफ दिया है, एंड बोला है कि प्रोवाइड द रैंकिंग टू दैट पोर्टफोलियो। अब ना कौन सा मैकेनिज्म से करना है वो आपको दिमाग लगाना है, वो सीक्वेंस सेट होना चाहिए कि हम अगर रिस्क और रिटर्न है तो उसके इवैल्यूएट्स के लिए 2 ही मेथड है, एक शार्प रेशियो और दूसरा क्या सीवी। हम लोग ट्राई करेंगे पहले शार्प रेशियो लगाने का। शार्प रेशियो के लिए क्या चाहिए, आरएफ, अगर दिया है तो वो लगाएंगे, और अगर नहीं दिया है तो अल्टीमेटली सीवी के बेस पे कैलकुलेट करेंगे और रैंकिंग दे देंगे। सीवी का रिजल्ट क्या है, लोअर इज बेटर, और शार्प रेशियो का क्या है, हायर इज बेटर। सीवी का इंटरप्रिटेशन क्या कि परसेंटेज ऑफ रिस्की कंपोनेंट इन योर रिटर्न, एंड शार्प रेशियो मींस व्हाट, रिटर्न पर 1% ऑफ योर रिस्क। ठीक है, रिटर्न पर परसेंटेज ऑफ योर रिस्क, 1% का रिस्क लेने से आपको कितना रिटर्न मिलता है, दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ शार्प रेशियो। चलो कुछ कंफ्यूजन हो तो बोलो, अदरवाइज अपने ये जो बोला है वो सब लिखना है।
क्लियर है ये? वो लोअर इज बेटर, वो हायर इज बेटर, दोनों में से बेटर क्या है? शार्प रेशियो। वो भी जस्टिफिकेशन पता चलना चाहिए कि ऊपर से जा रहा है थोड़ा। क्लियर? ओके, चलो लिखना आपको। ओके, आपने ना वो कोई, चलो ऑनलाइन में किसी को कंफ्यूजन हो तो आप बताना एक बार, हाँ, इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको एक बार चैट बॉक्स में आप लिख लेना। और है ना, मैं वापस से वो रिपीट कर दूं, ऐसा हो सकता है कि सीवी के बेस पे अलग आंसर आ रहा है और इसके बेस पे आपका अलग आंसर आ रहा है, एकदम ही नॉर्मल है वो। चलो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, तो आगे लिखना आप लोग। चलो, आपने हेडिंग क्या लगाया? डिसीजन मेकिंग प्योरली बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आप लिखना अ रैशनल इन्वेस्टर, अ रैशनल इन्वेस्टर always want to maximize his return. A rational investor always want to maximize his return and minimize his risk. कॉमा करके, कॉमा, but in real life, comma, but in real life your risk and return go hand to hand. Therefore, while doing evaluation, or bracket में you can write comparison, evaluation or comparison of two stocks, मतलब दो स्टॉक के बीच में फाइट हो, और टू पोर्टफोलियो। समझ में आ रहा है ना? ये कंपैरिजन कुछ भी हो सकता है, दो स्टॉक ए और बी, ए और बी पोर्टफोलियो, ए और बी असेट क्लास, उन दोनों के बीच का फाइट है। वी हैव टू accommodate risk and return both, risk and return both. ओके, नेक्स्ट में लिखना एग्जांपल, choice between two stocks, choice between two stocks, choice between two stocks, उसमें आप ये डेटा प्लॉट करना, पर्टिकुलर ए एंड बी, ओके, एक्सपेक्टेड रिटर्न 20%, 30% and standard deviation 8% and 11%. क्लियर है? अब नेक्स्ट लाइन में लिखना सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1, नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। ये जो मैंने बोला ना वो रिपीट ही हो रहा है, मैं सिर्फ नोट्स लिखवा रहा हूं आपको प्रॉपरली। ये ना, ये अपने फर्स्ट चैप्टर में है ना, तो ये नोट्स लिख रहे हैं, बाकी नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड, मतलब जो भी रेगुलर बैच स्टार्ट होगा ना, ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना वो सारा प्रिंटेड होगा अब। मतलब ये बैच हम इनकॉर्पोरेट करने वाले। जनरली मैंने नहीं ये लिखा है, जैसे अभी बोल रहा हूँ ना मैं, ये सारा आपने लिख रहे हैं, पेन पेपर पे आप लिख रहे हो, एक डिस्कशन होगा, फिर है ना ये प्रिंटेड दिया जाएगा आपको, ताकि क्या थोड़ा टाइम कम हो। बाकी ये टाइम पास हो रहा है, मैं लिखवा रहा हूँ वो रिटेंशन के लिए बेटर है। हाँ, आप इसको ज्यादा अच्छे से रिटेन कर पाते हो,
पर प्रॉब्लम इज दैट कि मॉर्निंग इवनिंग में ना ग्रुप 3 को मैनेज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब 4 घंटे में मैं ये लिखवाऊं भी और आप बोलो कि ड्यू टाइम पे सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, बिकॉज सिलेबस ड्यू टाइम पे कंप्लीट करना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकता कि जून में है तो आप मई में लेक्चर अटेंड करने आओ। हाँ, मई का फर्स्ट वीक तक बुलाओ, दैट इज फाइन। उसके बाद अगर बुलाऊंगा ना तो अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट ऑन योर रिजल्ट। तो ये टाइम को कट डाउन करने के लिए ये जो डिस्कशन का जो नोटेशन होता है ना वो भी आपको प्रिंट करके दे देंगे अपने, तो है ना टाइम मतलब ज्यादा बिगड़े नहीं, स्ट्रेट अवे अपने हम स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है, आज जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वो हमने नरेट करेंगे। क्लियर है? लिखना आप लोग। सिचुएशन नंबर 1, नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, वी विल कंप्यूट। क्या कंप्यूट करोगे? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, दैट इज सीवी। डन। सो नेक्स्ट लाइन में लिखना फॉर्मूला ऑफ सीवी। सीवी का क्या फॉर्मूला था? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्सपेक्टेड रिटर्न इनटू 100 एंड ब्रैकेट में यू कैन राइट लोअर द बेटर। ठीक है, लोअर बेटर है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना इंटरप्रिटेशन ऑफ सीवी, इंटरप्रिटेशन ऑफ सीवी। इसके नीचे फॉर्मूला के नीचे ही क्या था इंटरप्रिटेशन? परसेंटेज ऑफ रिस्क, परसेंटेज ऑफ रिस्क। सी परसेंटेज में ना आप वो मत समझना, मान लो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 50 है और एसडी 5 है, तो इसका सीवी 10% आएगा, 10 आएगा ना। तो आप ये मत समझना 50 में 10 प्रॉब्लम है, 50 में तो 5 ही प्रॉब्लम है। बट अगर आप 50 को 100 मान लेना, क्योंकि परसेंटेज इज ऑलवेज कोटेड इन 100, तो 100 अगर मान ले 50 को तो उसमें 10% आपका रिस्क की कंपोनेंट है। आइए भाई, समझ आ रहा है? जनरली क्या होता है कि मैं आपको ये बोलूँ ना कि सीवी आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका 30% है, ध्यान देना, और एसडी है ना 6% है, एसडी 6 है। तो अगर इसको सीवी में कोट करेंगे ना तो 6/30 आएगा, दैट इज 0.2, मतलब 20%। तो आई होप आपको, आप फिर ये मत समझने लगना कि 30% में 20% रिस्की और 10% सेफ है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना ये दोनों में डिफरेंस? 30 में 6 ही प्रॉब्लम वाला है, 6 को अगर परसेंटेज में क्वांटिफाई कर दे तो वो 20% होता है ऑफ योर रिटर्न। आई होप ये समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट? क्लियर है ये आपको समझ आया? इसका सीवी क्या होगा? 20, क्योंकि 30% इज योर एक्सपेक्टेड, उसमें एसडी 6 है, तो 30 में से 6 रिस्की कंपोनेंट है, 30 में से 6 परसेंटेज टर्म में कोड करे तो 20% होता है वो। सीवी ये कह रहा है। फिर आप ये नहीं मानो कि 30 में से 20 रिस्की और 10 सेफ है, समझा? ये दोनों में बहुत बड़ा गैप है। करेक्ट? ओके, तो लिखना इंटरप्रिटेशन। क्या लिखा आपने इंटरप्रिटेशन में? परसेंटेज ऑफ रिस्क एलिमेंट इन योर एक्सपेक्टेड रिटर्न। ओके, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर दो ना, ए का सीवी ऑफ पोर्टफोलियो ए क्या आएगा? एच डी अपॉन मीन इंटू 100। तो एच डी 8 है, 20 इंटू 100, यह आया था 40%। और सीवी ऑफ बी तो एच डी अपॉन मीन इंटू 100, ये आपने निकाला था 11/30 इंटू 100, 36.67 ना। ओके, 36.67। और क्या लिखोगे? पोर्टफोलियो बी विल बी सिलेक्टेड, पोर्टफोलियो या स्टॉक बोला है मैंने, क्या बोला होगा? स्टॉक, स्टॉक बी विल बी सिलेक्टेड ड्यू टू लोअर सीवी। सीवी में तो लोअर ही बेटर है। पोर्टफोलियो या स्टॉक बी विल बी सिलेक्टेड ड्यू टू लोअर सीवी। Okay, situation number 2. Situation number 2. If risk-free rate is given, situation number 2, if risk-free rate is given, we will compute
शार्प रेशियो। शार्प रेशियो है ना, ये मिसलेनियस टॉपिक का पार्ट है। मैंने आपको हेडिंग में क्या लिखा है, बेसिक, मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी, कैपिटल मार्केट एंड मिसलेनियस टॉपिक। मिसलेनियस में शार्प रेशियो वो उसका पार्ट है, क्लियर है। जब सम करेंगे तो आइडिया आएगा। तो लिखना आप लोग शार्प रेशियो का फॉर्मूला। शार्प रेशियो का अगर फॉर्मूला लिखना हो तो वो आएगा क्या, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस आर एफ अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, क्लियर है। ब्रैकेट में क्या लिखे अपने, लोअर दी बेटर और हायर दी बेटर। हायर दी बेटर, जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है, हायर दी बेटर। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना इंटरप्रिटेशन ऑफ शार्प रेशियो। क्या था इंटरप्रिटेशन, एक्सेस रिटर्न लिखना इंटरप्रिटेशन में, एक्सेस रिटर्न ओवर एंड अबो आर एफ। आर एफ के ऊपर का बात हो रहा है, क्लियर है। एक्सेस रिटर्न ओवर एंड अबो आर एफ पर यूनिट ऑफ रिस्क, एट पर यूनिट ऑफ रिस्क। पर यूनिट ऑफ रिस्क मतलब क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। रिस्क मतलब अभी स्टैंडर्ड डेविएशन, और कोई बात ही नहीं है। मतलब क्या है ये, एक्सेस रिटर्न आरएफ के ऊपर का पर यूनिट ऑफ रिस्क टेकन, जो आप रिस्क ले रहे हो वो एक अगर रिस्क है तो आपको कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। लाइक अगर अपने कैलकुलेट करें, लिखना आप लोग नेक्स्ट लाइन में, शार्प रेशियो फॉर पोर्टफोलियो ए या स्टॉक ए, स्टॉक का बात हो रहा था राइट। स्टॉक ए का क्या था, तो 20 में से 6 हटाओ। आप लिखना ना, क्वेश्चन में आपने लिखवाया नहीं, आरएफ नहीं लिखा ना, आप लिख लो इसी में, ये सिचुएशन नंबर 2 में लिख लेना आप लोग, आर एफ इज इक्वल टू 6%। सिचुएशन नंबर 2 जहां से स्टार्ट हुआ ना, वहां पे कहीं लिख लो आर एफ इज इक्वल टू 6%। ओके, तो 20 में से 6 हटाओ, डिवाइडेड बाय 8 करेंगे अपने, तो 14 डिवाइडेड बाय 8 क्या आ रहा है ये, 1.75। एंड शार्प रेशियो फॉर स्टॉक बी वो कितना था, 30 में से 6 हटाओ डिवाइडेड बाय 11, तो 30 में से 6 हटाओ तो 24 डिवाइडेड बाय 11, 2.18। तो इन दोनों में से कौन सा वाला बेटर रहेगा अगेंस्ट पोर्टफोलियो या स्टॉक बी, स्टॉक बी बिकॉज ऑफ व्हाट, हायर, क्लियर है। अब वापिस से एक बार ध्यान देना, इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो रहा था कि अगर आप 1% रिस्क लोगे तो आपको 1.75 एक्स्ट्रा मिलेगा। एक्स्ट्रा का मतलब है आरएफ से ऊपर, क्लियर है। और अगर आप स्टॉक बी में चले जाओ तो 1% रिस्क लेने पे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 2.18। तो एक्स्ट्रा जहां मिलेगा, रिस्क तो एक लेना ही है, तो जहां पर यूनिट ऑफ रिस्क एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा जहां पे जाएंगे अपने, तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, स्टॉक बी। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना, हियर वी विल सिलेक्ट स्टॉक बी ड्यू टू हायर शार्प रेशियो। हियर वी विल सिलेक्ट स्टॉक बी ड्यू टू हायर शार्प रेशियो। मैं आपको एक आध सम लिखवाता हूं जहां पे सीवी से आंसर अलग आएगा और शार्प रेशियो से अलग आएगा, ठीक है। सीवी ये कह रहा है कि ए इज बेटर और शार्प रेशियो क्या कह रहा है, बी इज बेटर। तो उन दोनों में फाइट है, तो विल गो विद शार्प रेशियो क्योंकि वो ज्यादा प्रॉपर फंडामेंटली सेटल्ड है, ठीक है, कंपेयर टू सीवी। सीवी में तो पैरिटी नहीं है, अगर आप थोड़ा समझ रहे हो तो। वो टोटल रिटर्न वर्सेस टोटल रिस्क बोल रहा है। टोटल रिस्क मैंने टोटल रिटर्न कमाने के लिए नहीं लिया था, उसमें से आरएफ हटाओ, वो आपने रिस्क रिस्क की वजह से दिलाया। आरएफ तो वैसे ही मिल रहा था जीरो रिस्क पे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लिखना, ये कंप्लीटेड डिस्कशन, आपको एक सम करना है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सम में भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, क्लियर है। चलो लिखना आप लोग एग्जांपल नंबर 2। कैलकुलेट CV and Sharpe ratio and provide ranking for following portfolio.
ओके, सो पर्टिकुलर, और आपके पास है ना 6 पोर्टफोलियो है, P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। ओके, इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 24, 17, 22, 30, 24 एंड 34, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है 8, 8, 8, 12, 9 एंड 11। ओके, आपको क्या करना है, आपको ना ऐसे 4 नंबर, एक तो सीवी निकालना है 6 के 6 पोर्टफोलियो का, फिर रैंकिंग देना है। रैंकिंग में किसको पहला रैंक दोगे, जिसका सीवी कम आए, ठीक है, जिसका ज्यादा होगा उसको रैंक बाद में देंगे, अगर इक्वल है तो दोनों को सेम रैंक देंगे। फिर वापिस से शार्प रेशियो निकालना है। शार्प रेशियो के लिए लिख लो आर एफ इज इक्वल टू 5%, आर एफ इज इक्वल टू वॉट, 5%। तो आपको कितने आंसर निकालने, 12 आंसर निकालने, और है ना 2 बार रैंकिंग देना है, एक एज पर सीवी रेशियो और एक एज पर वॉट, शार्प रेशियो। सीवी रेशियो नहीं, सीवी, ठीक है, सीवी रेशियो नहीं होता है, सीवी होता है। चलो करना आप लोग फटाफट, एंड आई होप कर पाओगे ना, कॉम्प्लिकेटेड कहाँ है। इसके नीचे ये काम कर दो ना, ये अगर आपने करा है और अपने कहीं प्रेजेंट करने जाना नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे सीवी कर दो और रैंकिंग कर दो, फिर वापस शार्प रेशियो कर दो और रैंकिंग कर दो, खत्म हो गया। करना है फटाफट, चलो।
आपको ना इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है, क्योंकि अपने ऐसा है ना, जो फोकस है ना दैट इज टू इंट्रोड्यूस दैट टर्म सीवी क्या होता है और शार्प रेशियो क्या होता है, दैट्स इट। इसका एप्लीकेशन तो अभी अपने थोड़ा सा आपको पता चला है कि भाई इवैल्यूएशन में आप अगर फाइट है तो इस तरीके से यूज कर सकते हो। चलो सीवी में अब बोलो, पहले का सीवी क्या आया, 8/24 ना, क्या रहा था 33.33, यस। फिर सेकंड का 47.05, थर्ड 36.36, देन कितना 40, 37.5, ओके 32.35, ओके। रैंक देना हो मुझे तो लोअर इज बेटर ना, सबसे लोअर क्या है, पोर्टफोलियो 6, ये वाला रैंक फर्स्ट आएगा। फिर क्या रैंक आएगा सेकंड, पोर्टफोलियो 1 का, पोर्टफोलियो 1 का रैंक 2 आएगा, पोर्टफोलियो 3 का रैंक 3 आएगा, यस। देन पोर्टफोलियो 5 का रैंक 4 आएगा, फिर इसका रैंक 5 आएगा और इसका रैंक क्या आएगा 6। ठीक है, दैट इज दी रैंकिंग, ये आपको रैंकिंग देना है, राइट। फिर शार्प रेशियो का, अब बोलो ना सीधा आंसर बोलना, आपने क्या किया होगा 24 - 5 करा होगा। आरएफ मैंने कितना बोला था आपको, 5 ना, 24 - 5 डिवाइडेड बाय 8, राइट। क्या आया 2 पॉइंट, ओके 2.375। सेकंड कितना आ रहा है 1.5, फिर 2.125, 2.08, 2.11, 6.4, ओके। रैंक वाइज सबसे पहले यही आ रहा है, फिर रैंक 2 क्या आ रहा है, ओके सेम रैंक ही आ रहा है, राइट। मतलब वापिस से ना अपने वो जो गलत है उस पर आप कंफर्मेशन हो गया कि जो सीवी रेशियो है वही से शार्प रेशियो होता है। ये आपने करा है, इसमें कोई डाउट नहीं आ रहा है, ओके। चलो आप ध्यान देना, सपोज आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 25 है और स्टैंडर्ड डेविएशन है 8, और एक्सपेक्टेड 30 है और स्टैंडर्ड डेविएशन है 10। कैलकुलेट सीवी, तो ए का सीवी बताओ तो क्या आएगा बोलो, 32%। 8/25 इंटू 100, इसका क्या आ रहा है 33.33। कौन सा वाला बेटर है, रैंक देना हो तो ये बेटर है और ये सेकंड रैंक आएगा। मान लो आर एफ है 6%, आर एफ कितना है 6, तो शार्प रेशियो निकालो। चलो 25 में से 8 हटाओ, मतलब 25 में से 6 हटाओ, 19 डिवाइडेड बाय 8, 2.375, और उसमें से 2.4 रैंक देना हो तो ये पहला आ जाएगा और ये सेकंड आएगा। मतलब हो ही सकता है, मैं पहले भी बोल रहा था कि शार्प रेशियो से अलग अलग आया आंसर और सीवी से अलग आए। ये तो कोइंसिडेंटली हुआ कि 6 के 6 पोर्टफोलियो रिपीट हो गए आपके, मेजोरिटी ऑफ टाइम यही होगा। बट अगर सिचुएशन क्रिएट कर दे अपने, बिकॉज उसमें ना फंडामेंटली चेंज है, ठीक है, वो पूरा रिटर्न मांग रहा है और वो बोल रहा है कि रिस्क की वजह से कितना रिटर्न आया वो बताओ, दोनों में चेंज है, क्लियर है। अगर दोनों सेम होता ना तो इनवर्स ही हुआ है, रिटर्न ऊपर चला गया शार्प रेशियो में और रिस्क नीचे आ गया, वहां पे रिस्क ऊपर था और रिटर्न नीचे था। बट थोड़ा सा चेंज हो गया ना, वहां पे जो रिटर्न आया शार्प रेशियो में, इट इज रिस्क प्रीमियम नॉट टोटल रिटर्न। तो अगर ये चेंज है तो आंसर में भी कभी कभी चेंज आ सकता है, करेक्ट, ओके। सो अगर आपके कैलकुलेशन में कुछ एरर हो रहा है, मेरे को इतना ही कन्वे करना था, दो चीजें, एक तो कैलकुलेशन करना आना चाहिए सीवी, और अगर आप इंटरप्रिटेशन समझ पाए और ये समझ पाए कि लोअर इज बेटर, तो आपने जो पर्पस था अपना या जो अचीव करना चाह रहे दैट इज अचीव, ठीक है। एंड शार्प रेशियो में भी वही है, एक आपको कैलकुलेशन आना चाहिए और उसका इंटरप्रिटेशन, और दूसरा हायर इज बेटर। चलो कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, अदरवाइज आपको नेक्स्ट हेडिंग लगाना है, नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो। चलो कंफ्यूजन हो तो बोलना आप कुछ भी। नहीं है ना, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखाना,
कोरिलेशन है ना, कोरिलेशन वो ना फुल वर्ड नहीं है। आपको अगर वो बोलना हो ना तो वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोला जाता है। आर जो है ना, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये मैं एक बार शेयर कर रहा हूँ जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, ठीक है। बाकी फर्क नहीं पड़ता, आप कोरिलेशन बोलो या स्मॉल आर बोलो, वो वही है, ठीक है। आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। तो आप हेडिंग लगाना ऑल अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ऑल अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। उसका नोटेशन ब्रैकेट में आप लिख लो, दैट इज माइन स्मॉल आर। मतलब अभी जो डिस्कशन है दैट इज अबाउट कोरिलेशन, कि कोरिलेशन एग्जैक्टली क्या है, क्लियर है। कल आपने एक आध लाइन बोला था कुछ कि अगर आपको कोरिलेशन बोले, एक चीज आपने डिफाइन किया था और ये ना जो नेक्स्ट 30-35 मिनट जितना भी टाइम बाकी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कोरिलेशन का अंडरस्टैंडिंग इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, इतना सिंपल नहीं है, बट अगर आप फोकस करोगे तो समझ आ जाएगा। कोरिलेशन में आपने क्या बोला कि उसका रेंज होता है -1 to 1, ये इंफॉर्मेशन अपने को पता है, राइट। और आपने एक आध चीज ये भी बोला था कि कोरिलेशन पॉजिटिव हो तो दोनों वेरिएबल एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। अगर एक ऊपर जाएगा तो दूसरा भी ऊपर जाएगा, अगर कोरिलेशन क्या है, पॉजिटिव। अगर कोरिलेशन नेगेटिव है तो अगर एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा। ये सब के एग्जाम्पल हमने किए थे। लाइक अगर अपने बोले कि गोल्ड और स्टॉक मार्केट, वो नेगेटिव कोरिलेशन है। गोल्ड सॉरी स्टॉक मार्केट एंड फार्मा इंडस्ट्री, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव कोरिलेशन। फार्मा इंडस्ट्री जो है ना, जब मार्केट खराब होता है ना तो लोग फार्मा में पैसा लगाते हैं, क्योंकि ये मतलब हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है। आप पास्ट डेटा उठा के देखो ना, कोई रीजन नहीं है। गोल्ड और मार्केट में क्या रीजन है कि गोल्ड मार्केट ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे आएगा, ये हिस्टोरिकली हुआ है। और जब आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हो तो आप पास्ट डेटा को बेस लेते हो, ठीक है। एक आध रीजन जनरली लोग ये कहते हैं, जो जस्टिफिकेशन है, आप ऐसे डिफाइन नहीं कर पाओगे, बट जस्टिफिकेशन ये है कि है ना, मान लो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मार्केट में है, क्लियर है। मार्केट में मतलब पूरा जो इन्वेस्टमेंट का एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट में क्या क्या स्कोप है, रियल एस्टेट है, स्टॉक मार्केट है, गोल्ड है, एफडी है, ये सब है ना। तो मान लो 100 करोड़ रुपए मार्केट में इन्वेस्टेड है। अब ना शेयर मार्केट, मार्केट मतलब पूरा मार्केट में इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, तो मान लो 100 करोड़ है, उसमें से 80 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में लगे हुए थे। अब स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, थोड़ा डाउन आया तो लोग ने पैसा विड्रॉ किया। मतलब स्टॉक मार्केट में डाउन तभी आता है जब लोग पैसा विड्रॉ करते हैं। मान लो कोई बेचे नहीं तो डाउन थोड़ी आएगा। समझ में आ रहा है ना। वो आप एक बार आपने देखा हुआ है कि डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। सप्लाई है, अगर कोई बाय कर रहा है या कोई सेल कर रहा है, तभी सेल कर रहा है मतलब पैसे निकाल रहा है, तभी तो स्टॉक मार्केट नीचे आया। तो ये कहा जाता है कि भाई मान लो 100 करोड़ है, उसमें से 80 करोड़ स्टॉक मार्केट में लगे, अब लोगों ने पैसे निकाल दिए तभी मार्केट नीचे आया। या जब मार्केट नीचे आता है तब लोग पैसे निकालते हैं, वो पैसे निकाल के कहीं तो लगाना है ना। तो जो बेस्ट सेकंड अल्टरनेटिव वो गोल्ड है, कि गोल्ड में आप लगाते, क्योंकि आइडल फंड कोई रखता नहीं है। एंड दैट इज द जस्टिफिकेशन कि जब मार्केट नीचे जाता है तो गोल्ड ऊपर जाता है। जस्टिफिकेशन है ऐसा, 100% आप गारंटी के साथ ऐसा नहीं कह सकते कि यही एक रीजन है, बट हम लोग उसको फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है कि जब जब मार्केट फॉल हुआ है गोल्ड बढ़ा है, और जब जब मार्केट ऊपर गया है तो गोल्ड नीचे आया है। बिकॉज जो सर्कुलेशन में मनी है ना वो कांस्टेंट है, 100 करोड़ है या 120 करोड़ है वो वही है। तो अगर आपके मार्केट नीचे आया है ना तो कहीं ना कहीं लोग पैसा लगाएंगे, तो उनको सेकंड बेस्ट क्या बेटर लगता है, गोल्ड बेटर लगता है, तो वो तब बढ़ेगा। मान लो आपका मार्केट ऊपर चढ़ रहा है तो लोग पैसा लगा रहे हैं, या मार्केट ऊपर चढ़ रहा है तो लोग पैसा लगाना चाहेंगे, तो लोग गोल्ड को बेचेंगे और यहाँ पैसा लगाएंगे, ठीक है। और फार्मा इंडस्ट्री में भी ऐसा है। फार्मा है ना, इट इज एन हेज फॉर मार्केट। हेज मतलब क्या, कि अगर आपका जो बेट है वो गलत गया है तो आपको बचाएगा, उसको कहते हैं हेज। तो फार्मा इंडस्ट्री में अगर पैसा लगाओगे ना तो जनरली ये ट्रेंड है, जैसे गोल्ड और मार्केट का है ना, वैसे फार्मा इंडस्ट्री और मार्केट का भी है। आप थोड़ा अब गूगल करोगे तो यू विल कम टू नो दैट कि जब जब मार्केट ऊपर गया है तब तब फार्मा इंडस्ट्री डाउन गई है, और जब जब मार्केट ने डाउन हुआ है ना तब तब फार्मा इंडस्ट्री आपके आउट परफॉर्म किया है। स्पेसिफिकली इन कोविड एरा ऐसा था, ठीक है। कोविड एरा में क्या है, मार्केट क्यों डाउन जाएगा, बिकॉज कोविड के केस बढ़े, केस बढ़े तो सबसे ज्यादा फायदा फार्मा इंडस्ट्री को है, तो उनका प्राइस बढ़ता था, ठीक है। और फॉर अ फ्यू इयर्स, और वी कैन से फॉर टू इयर्स, ठीक है, 2 साल के लिए फार्मा वाज द परफेक्ट हेज। मतलब जो लोग मार्केट में पैसा लगाते थे ना, मतलब उन हेज किसको करना होता है, जिसको रिस्क कम करना होता है। मतलब एक क्या है कि है मेरे पास 10 लाख, बोलो लगा देंगे, अगर फंस भी गए तो 5-10 साल कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कोई पोर्टफोलियो मैनेजर है जो 10,000 करोड़ लेके बैठा है,
वो आपके जैसे थोड़ी खेलेगा, बोले फंस गए तो 10,000 करोड़ बाद में देखेंगे, उसको हेज करना पड़ेगा, तो वो हेज ढूंढते हैं। ठीक है, तो कोविड के 2 साल के लिए फार्मा इंडस्ट्री वॉज दी परफेक्ट हेज, कि वो लोग 10,000 करोड़ लगाने हैं ना, तो मान लो 6-7 हजार करोड़ मार्केट में लगाए, तो 2-3 हजार करोड़ वो फार्मा इंडस्ट्री में भी लगाते थे। मान लो कि मार्केट डाउन हो गया, वो डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट, और वो एब्सोल्यूट नेगेटिव कोरिलेशन था फॉर 2 इयर्स। ठीक है, कि मार्केट ऊपर तो फार्मा इंडस्ट्री नीचे। मार्केट कब ऊपर जाता था? जब कोविड का सिचुएशन स्टेबल रहता था। अगर कोविड का सिचुएशन स्टेबल है तो फार्मा वाले को प्रॉब्लम होगा, ठीक है, उनका प्राइस नीचे आएगा। और अगर कोविड का सिचुएशन बिगड़ा तो बाकी का मार्केट नीचे आएगा, फार्मा स्टॉक ऊपर जाएंगे। तो अल्टीमेटली अगर आप दोनों में पैसा लगा के रखो तो आप बीच में रहोगे, और पोर्टफोलियो मैनेजर यही चाहते हैं कि हम बीच में रहे। ठीक है, मेरे को एक्सट्रीम 50% नहीं कमाना है, बट फिर -5 भी नहीं चाहिए। क्लियर है, उनको बीच में रहना है, 10, 15, 20 जो भी आए, तो वो इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। करेक्ट। सी, अपने थोड़ा डाइवर्ट हो गए, मैं आपको वापस से ला रहा था कि कोरिलेशन का सॉफ्ट मीनिंग आपको पता था कि पॉजिटिव हो तो दोनों एक साथ ऊपर, दोनों एक साथ नीचे, नेगेटिव हो तो इनवर्स। क्लियर है। और मैं आपको ये बोलूं, सपोज ये अपने ना कल भी बोला था या लास्ट लेक्चर में बोला था, बट वो बात कट हो गई वहां पे। मान लो स्टॉक ए है और स्टॉक बी है, इन दोनों के बीच में 0.8 है कोरिलेशन, तो क्या इंटरप्रिटेशन होता है? आपने एक लाइन ऐसा बोला था कि अगर स्टॉक ए 1 से बढ़ेगा, इन दोनों के बीच में 0.8 कोरिलेशन है। क्लियर है, तो उसका इंटरप्रिटेशन ये है। 0.8 मतलब क्या? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहे। तो 0.8 अगर कोरिलेशन है, उसका इंटरप्रिटेशन कितने लोगों को ये लगता है, मैं बोल रहा हूं सुनना ध्यान से, कि अगर स्टॉक ए 1 से बढ़ा तो स्टॉक बी 0.8 से बढ़ेगा। ये इंटरप्रिटेशन नहीं है। कोरिलेशन का क्या इंटरप्रिटेशन? अगर दो स्टॉक के बीच में है, दो वेरिएबल के बीच में, स्टॉक को साइड करो, दो नंबर्स है कि ए और बी, उन दोनों के बीच में 0.8 कोरिलेशन है। 0.8 का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए 1 से बढ़ेगा तो बी 0.8 से बढ़ेगा। ऐसा लग रहा है आपको कि कुछ और है? ऐसा ही होगा ना, और क्या होगा? या आपको जो इंटरप्रिटेशन समझ आ रहा है कोरिलेशन का, आपको जो इंटरप्रिटेशन सही लग रहा हो। मैंने आपको ये बोला ए और बी में 0.8 कोरिलेशन है, तो क्या समझोगे उससे? मतलब इंटरप्रिटेशन तो सिंपल लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा ना। 0.8 कोरिलेशन है, उसका क्या करूं मैं? अब बोलो उसका इंटरप्रिटेशन क्या है? बीटा आपको पता है? बीटा, बीटा आप बचपन में पढ़े थे। मान लो बीटा 2 है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि अगर मार्केट 1 से मूव करेगा तो आपका स्टॉक 2 से मूव करेगा। ठीक है, बीटा जितना हाई है उतना आप रिस्की हो। क्लियर है। अब में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका ना गैप है, मतलब इंटर के बाद 6-8 महीने 10 महीने सो गए थे, पढ़े ही नहीं बीच में? सब लोग का ऐसा है? तेरा नहीं गैप है वैसे तो, है ना? ये 6 महीने नहीं पढ़ा तू? पढ़ा। सी, बहुत फर्क पड़ता है, मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ। बीटा याद है कि इवोपरेट हो गया बीटा? याद है ना? बीटा का इंटरप्रिटेशन क्या था कि एक स्टॉक का बीटा 2 है, उसका मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट 1 से चेंज होगा तो आपका स्टॉक 2 से चेंज होगा। तो वैसे कोरिलेशन का क्या इंटरप्रिटेशन होता है बोलो? अगर ए और बी के बीच में, मान लो ए मार्केट है, ए क्या है? मार्केट, और बी कोई स्टॉक है, और इन दोनों के बीच में कोरिलेशन 0.8 है, कैन वी डिफाइन लाइक दैट कि मार्केट अगर 1 से बढ़ा तो स्टॉक 0.8 से बढ़ेगा? मैंने दोनों बढ़ाया है क्योंकि पॉजिटिव कोरिलेशन है। ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ और इंटरप्रिटेशन आपके मन में आ रहा है? चलो, जो लोग ऑनलाइन, एक बार बोलना, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन एज पर योर ओपिनियन? जो आपको समझ आए, ठीक है, आपने जहां जो सुना हो। बाकी मैं बोलूंगा ना तो समझ नहीं आएगा, पहले तो वो एक काइंड ऑफ ऐसा ही है, एक लाइन है। चलो, आपको जो समझ आ रहा है पहले वो बोल दो। सी, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये इंटरप्रिटेशन हो ही नहीं सकता है। बिकॉज अब मान लो ये दो स्टॉक है, दो स्टॉक के बीच में 0.8 कोरिलेशन लाए अपने, तो एक अगर 1 से बढ़ेगा तो दूसरा 0.8 से बढ़ेगा। और व्हाट इज द रेंज ऑफ कोरिलेशन? -1 to 1। तो अगर आप रेंज और ये इंटरप्रिटेशन को एक साथ रखो, तो फिर आपने ये जो मैं बोलने जा रहा हूं वो तो कभी होगा ही नहीं ना, कि एक 1 से बढ़ा और दूसरा 10 से बढ़ा। 10 से तो बढ़ ही नहीं सकता क्योंकि रेंज उसका 1 है। -1 to 1 इज अ रेंज। ठीक है, तो कभी भी मैं यही कह नहीं सकता कि स्टॉक ए अगर 1 से बढ़ेगा तो स्टॉक बी 3% से बढ़ेगा। ऐसा हो सकता है ना? क्यों नहीं होगा? मान लो मैं मार्केट
और कोई स्टॉक के बीच में कोरिलेशन निकालूं, तो ऐसा हो सकता है ना कि मार्केट 1 से बढ़ा तो आपका स्टॉक 5% से बढ़ा, तो उन दोनों के बीच में तो कोरिलेशन वाला डेफिनेशन सेट ही नहीं होता है, बिकॉज कोरिलेशन का मैक्सिमम रेंज क्या है 1। मतलब आप ये बोल रहे हो कि हम 1 से बढ़े ना तो आप भी 1 से ही बढ़ सकते हो, उससे ऊपर तो हो ही नहीं सकता है। क्लियर है? तो कोरिलेशन का ये जो आपने एक्सप्लेनेशन है ना कि इन दोनों के बीच में कोरिलेशन 0.8 है, इसका मतलब ये 1 से बढ़ेगा तो ये 0.8 से बढ़ेगा, इट इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है? कोरिलेशन मीन्स इट शोज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। ऐसा ये डायलॉग ही है, आपको 15-20 मिनट के बाद समझ आएगा। मैंने क्या बोला? कोरिलेशन का टेक्निकल मीनिंग इज व्हाट? इट शोज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। क्लियर है? एक बार ध्यान देना आप लोग यहाँ पे, मान लो ए है और ये बी है, ये आपका 8 था, ये 16 है, फिर ये 5 हुआ, ये 10 हुआ, फिर ये 10 था और ये 20 था, फिर ये 12 है और ये 24 है। राइट? ये दो डेटा मैंने प्लॉट किया, यहाँ पे ईयर लिख लो, ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है, ये ईयर 3 है, ये ईयर 4 है। परफेक्ट। ओके, सो ये चेंज हुआ है, ए अपने 8 से कहां पहुंचे? अपने 5 पे, तो कितना चेंज हुआ? 3% डाउन हुआ है। डाउन, आइयो पे समझ आ रहा है? डाउन हुआ है। ये भी तो चेंज हुआ है, ये कितना परसेंट डाउन हुआ? 6, ये भी डाउन हुआ है। राइट? फिर ये 5 to 10 हुआ, तो ये 5% क्या हुआ है? अप। ओके, ये 10 to क्या हो गया? 20, ये कितना परसेंटेज अप हुआ? 10। क्लियर है? ओके, फिर ये क्या हुआ? अगेन अप हुआ है, 10 to 12 इज अप 2% ना, तो ये 20 से 24 हो गया, 4% अप हो गया। करेक्ट? तो ना डायरेक्शन वाइज आप देखो ना, तो ए जब नीचे जा रहा है तो बी भी नीचे जा रहा है, ए जब ऊपर जा रहा है तो बी भी ऊपर जा रहा है। फिर थर्ड ईयर में भी या फोर्थ ईयर में वापस से ए क्या गया? ऊपर गया, तो बी भी क्या गया? ऊपर। तो डायरेक्शन वाइज विदाउट कैलकुलेशन वी कैन कंक्लूड कि इन दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्या है? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आया ना तो उसका रेंज होता है 0 to 1। 0 to 1 इज अ रेंज ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। राइट? अब है ना वो लाइन याद करो, क्या है कि कोरिलेशन इज अ, इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है? ये आते हैं इस पे। आप ना स्लोप एक पढ़े थे, आप अगर पढ़े हो तो। स्लोप क्या होता है पता है? स्लोप, अगर आपको दो वेरिएबल का स्लोप निकालना है तो उसका फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये थोड़ा स्टैट का लैंग्वेज हुआ, अगर सिंप्लीफाई कर देना तो ध्यान दो, इसको x रखो, इसको y रखो, ये समझ आएगा आपको। स्लोप भले समझ नहीं आया, बढ़िया समझ आएगा। तो आप देखो ध्यान से, इसको आप y रखे तो ये y1 है और ये y2 है। राइट? और ये क्या हो जाएगा? x2 और ये हो जाएगा x1। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है? ध्यान देना, स्लोप को मैं डिफाइन करता हूं। y2 कितना है? 10 और y1 कितना है? 16 ना। y2 मतलब ये इसको मैंने y2 बोला और इसको क्या बोला? y1। इसको x2 बोला और इसको क्या बोला? x1। तो x2 कितना था आपका? 5 और x1 कितना था? 8। तो -6, ऊपर का -6 है जो ये नंबर मैंने निकाला, डिवाइडेड बाय क्या है? -3, माइनस माइनस कट, तो ये क्या है? 2। 2 क्या है पता? इट इज अ स्लोप, स्लोप बिटवीन टू वेरिएबल। कि अगर x 1 से चेंज होगा ना तो y कितने से चेंज होगा? तो देखो x कितने से चेंज हुआ? 3 से, तो y कितने से चेंज हुआ? 6 से। तो 6 डिवाइडेड बाय 3 वो क्या आया? माइनस माइनस कट हो गया ना। ये 2 को बोलते हैं स्लोप। अगर आपने लेमन स्लोप नहीं समझ आ रहा तो लेमन वाइज बोले कि x अगर 1 से चेंज होगा तो y कितने से चेंज होगा वो बताओ। तो y कितने से चेंज हो रहा है? 2 से। पहली बार तो 2 से ही हो रहा है ना। जब आप ईयर 1 टू ईयर 2 आए तो कितना परसेंटेज माइनस हुआ? x3%, और y भी माइनस ही हुआ सेम डायरेक्शन में। कितना माइनस हुआ? 6। तो 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है? 2। 2 को क्या कहते हैं? अपने स्लोप। अगर फॉर्मूला वाइज आए तो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। इंटरप्रिटेशन वाइज आए तो x अगर 1 से चेंज होगा, डायरेक्शन तो कोरिलेशन बताएगा, बट y कितने से चेंज होगा वो कौन बताएगा? स्लोप। ठीक है? स्लोप कितना है? 2%। राइट? या 2 बोले, परसेंटेज परसेंटेज कट हो गया। दूसरी बार क्या हुआ? तो ये कितने से चेंज हुआ? 5। ये कितने से चेंज हुआ? 10। तो अगेन स्लोप क्या है? 2। ये कितने से चेंज हुआ? 2। ये कितने से चेंज हुआ? 4। अगेन स्लोप क्या है? 2।
विदाउट कैलकुलेशन, ध्यान देना, विदाउट कैलकुलेशन आई कैन कंक्लूड दैट कि इन दोनों डेटा में, ये दो जो डेटा है ना, ये दोनों के दोनों डेटा में ओके ओके, विदाउट कैलकुलेशन वी कैन कंक्लूड दैट, ध्यान देना, कि ये दो डेटा के बीच में एक नंबर वन पॉजिटिव कोरिलेशन है और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्यों बोल रहे हैं, सुनना ध्यान से, क्योंकि ये जो टू था ना, टू, इट इज कांस्टेंट। ये क्या है आपका, कांस्टेंट। मतलब एक अगर x 1 से चेंज हो रहा है तो दूसरा किससे चेंज हो रहा है, 2 से। हर बार 2 से चेंज हो रहा है। इफ आंसर इज यस, देन वी कैन कंक्लूड दैट कि इन दोनों में परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप है। मैं आपको दिखाऊंगा लीनियर रिलेशनशिप। आप देखो ध्यान से, ये ग्राफ होता है, ठीक है। तो मान लो ये अपने, ये आपका x है और ये y है, राइट। तो x आपका 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, या वैसे तो 12 तक ही था, ठीक है। और यहाँ पे ओके 2 4 6 8 10, ये आपका x है और ये अपने y रखते हैं, राइट। ये आपका x था, 12 14 16 18 20 22 एंड 24। मेरे को ना ये डेटा को प्लॉट करना है यहाँ पे। अब ध्यान देना, x जब 8 है, x जब 8 है तो ये कितना है, 16 है, तो ये यहाँ पे प्लॉट होगा। अयो भाई समझ आ रहा है आपको। फिर x कितना था, 5, तो ये कितना था, 10। x 5 मतलब यहाँ पे ये रहा, और ये 10 है तो यहाँ पे प्लॉट होगा। क्लियर है। फिर उसके बाद वो जब 10 है, x जब 10 है, x ये रहा 10, तो ये आपका कितना है, 20। x जब 10 है तो ये है 20, तो ये 10 और ये 20। अयो समझ आ रहा है ये। फिर आपका वो 12 है, x जब 12 है तो ये कितना है, 24। ये 12 है तो ये कितना है आपका, 24। ये मैंने प्लॉट किया। अब अगर एक लाइन ड्रॉ करूं ना, एक लाइन, ये थोड़ा मतलब ड्राइंग की वजह से ऊपर नीचे हो, बाकी परफेक्ट अगर पकड़े अपने, तो एक ही लाइन पे, एक ही लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो सारे पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाएंगे। इट सेज दैट कि स्ट्रॉन्गेस्ट लीनियर रिलेशनशिप है। मतलब एक ही लाइन पे सारे पॉइंट आ जाए ना, तो इसका मतलब ये इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन लीनियर रिलेशनशिप है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों वेरिएबल में आपका जो कोरिलेशन है ना, इट इज एब्सोल्यूट 1। क्यों एब्सोल्यूट 1 बोल पाए, ध्यान से सुनना आप लोग। पहला तो ये पॉजिटिवली दोनों एक सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, एंड सेकंड उनका जो स्लोप था ना वो हर बार 2 था। एक्चुअली 2 होना मैटर नहीं करता है, वो कांस्टेंट होना मैटर करता है। अगर वो 5 है तो हर बार 5 है। अगर हर बार 5 है ना, तो यू कैन कंक्लूड दैट कि इनका लीनियर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गेस्ट है। स्ट्रॉन्गेस्ट है मतलब इसका कोरिलेशन क्या है, 1। क्लियर है। अगर अपने ध्यान देना, मान लो ये 20 की जगह ये 19 हो जाए, ये कितना हो जाए, 19। तो अब क्या होगा, ध्यान देना, अगर ये, अब देखो ध्यान से, ये तो 3 5 एंड 2 ही चेंज हुआ है x। अब ये कितना चेंज हुआ, 16 से 10, तो -6। तो इसका स्लोप कितना है, 2। स्लोप कितना है, 2। ये 10 से कितना हुआ, 19, तो ये कितना हुआ, 9। 9 डिवाइडेड बाय 5 करो तो 1.8 आएगा। ओके, फिर 19 से ये कितना हुआ, 24, कितना हुआ, 5। तो 5 डिवाइडेड बाय 2 करो, 2.5। अब है ना, विदाउट कैलकुलेशन अपने ये कह सकते हैं कि इनमें एक तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, बट कोरिलेशन परफेक्ट नहीं है। क्यों, अगर मैं प्लॉट करूंगा ना सारे डॉट को, तो एक डॉट थोड़ा साइड में चला जाएगा। एक डॉट कहां चला जाएगा, थोड़ा साइड में। मतलब अगर मैं ये ग्राफ पे अपने वापस से रिपीट नहीं कर रहे, अगर ये ग्राफ वापस से ड्रॉ करूं और ये एक लाइन ड्रॉ करूं ना, तो ये सारे के सारे पॉइंट को आप एक लाइन पे ड्रॉ नहीं करा पाओगे। शायद आपके 2 पॉइंट होगा, एक पॉइंट थोड़ा बाहर होगा और चौथा पॉइंट वापस से, या चौथा पॉइंट थोड़ा इस साइड होगा। इन शॉर्ट दे विल ट्राई टू फॉल इन वन लाइन, बट एक लाइन में आएंगे नहीं, बिकॉज इन दोनों के बीच में कोरिलेशन क्या है, एब्सोल्यूट 1 नहीं है। बट फिर भी ये केस में भी अगर कैलकुलेट करेंगे ना, तो इनका कोरिलेशन 0.9 आएगा, 0.9 के आसपास आएगा, बिकॉज मेजोरिटी सब लाइन पे ही है, 1 2 नंबर ऊपर नीचे है। और वो बहुत ज्यादा डेविएट नहीं हो गए
कि बाकी सबका 2 आ रहा था और एक का 25 आ रहा था स्लोप। क्लियर? ऐसा नहीं है, अगर ऐसा भी हो तो फिर डेविएशन बहुत बढ़ जाएगा, राइट? तो इस केस में इसका कोरिलेशन 1 है और इसके आसपास क्या होगा 0.9। ये हुआ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। अपने लिए क्या काम का है सुनना ध्यान से। एक और डेटा आपने रखते हैं, मान लो ये 19 की जगह ये हो जाता आपका 5, 19 की जगह क्या हो जाता 5, तो उस केस में क्या होगा ध्यान दो। ये आपका, या एक काम करते हैं अपने 11 रखते हैं, राइट? वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करते अपने। तो ये कितना चेंज हो रहा है -6, ये कितना प्लस हो रहा है 1, और ये कितना प्लस हो रहा है 13। 13 हुआ ना, 11 से 24। तो चलो -6 डिवाइडेड बाय -3 ये कितना आया 2, 1 डिवाइडेड बाय 5 तो ये तो 0.2 हो गया, फिर 13 डिवाइडेड बाय 2 6.5। तो अगर इसको ये वाले डेटा को मैं प्लॉट करने का ट्राई करूंगा ना, तो पॉइंट बहुत सारे दूर दूर होंगे, बहुत सारे दूर दूर होंगे, ठीक है? वो लाइन के आसपास भी नहीं है। देखो ये परफेक्ट कोरिलेशन बिकॉज स्ट्रॉन्गेस्ट लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है? एक ही लाइन पे सारे आ गए। ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, स्ट्रॉन्ग मतलब 0.9, ठीक है? पॉजिटिव के साथ परफेक्ट नहीं है बट स्ट्रॉन्ग है वो, क्योंकि मेजोरिटी एक लाइन पे एक आध पॉइंट ऊपर नीचे है। ये आपका पॉजिटिव है बट इसको कहते हैं वीक पॉजिटिव कोरिलेशन। वीक है कि पता नहीं है कि भाई वो कितने से, एक अगर x 1 से चेंज होता है तो कभी वो 2 से चेंज होता है, कभी 0.2 से होता है और कभी 6.5 से होता है, तो कोई गारंटी नहीं है। शायद इसका कोरिलेशन 0.3 हो। क्लियर है? जनरली ना ऐसा बोला जाता है, ध्यान देना। एक तो नेगेटिव पॉजिटिव कोरिलेशन है, फिर अगर रेंज 0.0 से 0.5 है ना तो उसको बोला जाता है वीक कोरिलेशन। फिर पॉजिटिव नेगेटिव देखना पड़ेगा। 0.5 से 0.9 को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, ठीक है? और अपने इसको 0.9 के टूवर्ड्स आप स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बोलोगे, और अगर 1 के आसपास आया 0.99, या अब इसको भी आप 0.99 तक भी स्ट्रॉन्ग कहते हैं, 1 को अपने क्या कहते हैं अपने परफेक्ट। क्लियर है? जनरली ये रेंज किसी ने डिफाइन नहीं किया है, बहुत सारी जगह आप स्टेट में पढ़े होंगे तो ये बोला जाता है 0.9 से ऊपर आए ना देन इट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है? ऐसा नहीं है। 0.5 से नीचे वीक और 0.5 से 0.99 तक स्ट्रॉन्ग, ठीक है? और 1 अगर आ गया तो उसको क्या कहते हैं अपने परफेक्ट कोरिलेशन, राइट? अब यहाँ पे एक बार ध्यान देना, और अगर नेगेटिव हो तो, अगर वाइज उल्टा हो कि भाई एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आता है तो नेगेटिव कोरिलेशन, देन उसमें और कुछ है नहीं। नेगेटिव में ये 3 नंबर आएंगे, परफेक्ट, दूसरा क्या वीक, और थर्ड इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है? अब ध्यान देना, इंटरप्रिटेशन वाइज अपने क्या समझे कि मान लो ए और बी में, ध्यान देना, ए और बी में 0.8 कोरिलेशन है, 0.8 कोरिलेशन है। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये थोड़ी हुआ कि ए 1 से चेंज होगा तो बी 0.8 से चेंज होगा। ए अगर 1 से चेंज होगा ना तो बी उसके स्लोप से चेंज होगा। किससे चेंज होगा? स्लोप से। स्लोप समझे ना अपने, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मान लो स्लोप 5 है, कितना है स्लोप 5, और अगर ए और बी के बीच में कोरिलेशन 1 होता, परफेक्ट 1, तो ध्यान देना, लाइन सुनना आप ध्यान से, ए और बी के बीच में 1 होता ना और उन दोनों के बीच में स्लोप क्या होता 5, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ए अगर 1 से चेंज होगा तो बी 5 से चेंज होगा। क्या हर बार 5 से चेंज होगा? आंसर इज यस, बिकॉज उन दोनों में कॉन्फिडेंस क्या है 1 है, 1 मींस 100%, और वी कैन से कोरिलेशन क्या है 1। क्लियर है? बट अगर कोरिलेशन 0.8 है तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, सुनना ध्यान से, और स्लोप क्या बोल रहा हूं मैं 5, तो ए अगर 1 से चेंज होगा ना तो बी कितने से चेंज होगा 5 से। क्या 100% गारंटीड है? नहीं, मैं 80% कॉन्फिडेंट हूं कि बी 5 से चेंज होगा, 20% गारंटी नहीं है, बिकॉज इन दोनों में लीनियर रिलेशनशिप या जो कॉन्फिडेंस है ना वो 80% का ही है, ठीक है? क्योंकि कोरिलेशन क्या था 0.8। आई होप आपको एग्जैक्ट मीनिंग समझ आ रहा है। वापिस से रिपीट कर रहा हूँ, ए और बी के बीच में कोरिलेशन क्या बोला मैंने 0.8, और स्लोप क्या बोला मैंने 5। तो इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, ए अगर 1 से चेंज होगा तो बी 5 से चेंज होगा। क्या हर बार 5 से चेंज होगा? नहीं, मैं 80% कॉन्फिडेंट हूं कि वो 5 से चेंज होगा, बट कुछ और भी हो सकता है बिकॉज कोरिलेशन उसका एब्सोल्यूट 1 नहीं है, इट इज ओनली 0.8। समझ में आ रहा है? तो ये करेक्ट मीनिंग है। स्लोप तो कुछ भी हो सकता है, स्लोप कैन बी 50। ए अगर 1 से चेंज हो रहा है तो स्लोप उसका 50 है, तो 50 से चेंज हो रहा है। हर बार 50 से चेंज होगा, उसके लिए पूछना पड़ेगा कोरिलेशन को कि भाई कोरिलेशन क्या है। अगर कोरिलेशन 0.4 है ना तो 40% श्योरिटी है कि ये स्लोप से चेंज होगा, बाकी 60% कुछ और भी हो सकता है। क्लियर है? तो आपका जो कोरिलेशन है
वो स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप शो करता है कि जो लीनियर रिलेशनशिप है कि फाई मतलब आपने पकड़ लिया है, फाई हर बार फाई से चेंज होते हैं, तो दैट इज द इंटरप्रिटेशन कि उन दोनों के बीच में कोरिलेशन 1 है। अगर आप कोई कोई बार 5 से, कोई बार 4 से, तो फिर आपका कोरिलेशन 1 नहीं है। क्लियर है? ये आपको एज अ सीए में फाइनल स्टूडेंट पता होना चाहिए, इवन दो एग्जाम में काम नहीं आए। ये जो मीनिंग ऑफ कोरिलेशन है ना, एज अ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। इट इज अ पार्ट ऑफ वैल्यू एडिशन। बाकी है ना, वापिस से बोल रहा हूँ, कोरिलेशन का कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर सम्स में तो कैलकुलेशन ही है, जिसको आपने डिस्कस ही नहीं किया अभी। करेक्ट? चलो, कोई डाउट है तो बोलो, आपको समझ नहीं आया हो कुछ इंटरप्रिटेशन वाइज? क्लियर, समझ में आ रहा है? परफेक्ट। एक्चुअली ना इसका एक और इंटरप्रिटेशन भी है, वो अपने बाद में कभी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? वो भी काम आएगा कहीं कहीं पे। अभी के लिए आप इतना रखो, आप लिखना स्टार्ट करना। चलो, आपने ना हेडिंग लगाया होगा, ऑल अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, राइट? ऐसा हेडिंग लगाया है। चलो, ऑनलाइन में अगर आपको किसी को कंफ्यूजन हो कि व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन, वो डायलॉग भी आप है ना कहीं चिपका सकते हैं, इट शोज स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। आप कहीं बोल के आ जाओ, वो खत्म हो गई बात, वहां पे ऐसा है। चलो, लिखना आप लोग। हाँ, आप सेंटर ऑफ द पेज में ऐसे मीनिंग लिखो, मीनिंग, और उसमें से दो एरो निकालना। एक है सॉफ्ट मीनिंग और दूसरा टेक्निकल मीनिंग। सॉफ्ट मीनिंग मतलब आप जो पहले समझ रहे थे, ठीक है? मतलब दोनों एक साथ ऊपर जाए तो पॉजिटिव, दोनों एक ऑपोजिट हो तो नेगेटिव, ठीक है? दैट इज सॉफ्ट मीनिंग। लिखवा लूं मैं? चलो, लिखना आप लोग। सॉफ्ट मीनिंग में हेडिंग में लिखना आप लोग, पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स high value of x, high value of x associate with high value of y। ऐसा ही होगा ना? पॉजिटिव कोरिलेशन का आपने तो ये था, x अगर हाई है तो y भी हाई होगा। एंड लो वैल्यू ऑफ x एसोसिएट विथ लो वैल्यू ऑफ y। ये पॉजिटिव का बोला, नेगेटिव का उल्टा होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, मीन्स आपको पता चल गया ये क्या है। टेक्निकल मीनिंग में लिखना, कोरिलेशन, कोरिलेशन refers to, correlation refers to strength of, strength of linear relationship between two variable, strength of linear relationship between two variable। चलो, मैं आपको अगर समझ आया तो पूछ रहा हूँ, कॉस्टिंग आप पढ़े, ठीक है? तो एज पर कॉस्टिंग आपको आंसर करना है। आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, इन दोनों में परफेक्ट कोरिलेशन पॉजिटिव होगा ना, यूनिट बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा। और परफेक्ट कोरिलेशन होगा या परफेक्ट से थोड़ा कम होगा? क्वेश्चन वापस से रिपीट करूं मैं? आपके नंबर ऑफ यूनिट, जो यूनिट आप प्रोड्यूस करोगे, एज पर कॉस्टिंग बात हो रही है, बाकी और कोई दिमाग लगाना नहीं। कॉस्टिंग क्या कहता है वो बताना। आपके नंबर ऑफ यूनिट एंड योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों के बीच में एक तो कोरिलेशन पॉजिटिव है कि यूनिट बढ़ेंगे टोटल, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। टोटल अब पर यूनिट का बात नहीं हो रहा है, पर यूनिट तो सेम ही रहेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? अब मैं ये बोल रहा हूं, इन दोनों में कोरिलेशन क्या होगा? पॉजिटिव। बट उसको +1 बोल सकते हैं कि 1 है परफेक्ट, कि परफेक्ट कोरिलेशन नहीं बोल सकते? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि कंफ्यूजन है?
मैं बोल रहा हूँ कि चलो सिंप्लीफाई कर देता हूँ, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों के बीच में कोरिलेशन कैसा होता है, परफेक्ट कोरिलेशन के इनपरफेक्ट, इनपरफेक्ट मतलब 0.99 इज ऑल्सो इनपरफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट मतलब 1, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब आप ये बोल रहे हो कि 1 नहीं है, कैसे? ये आप कहां से लाया? अब मैंने टोटल कॉस्ट नहीं बोला, मैंने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बोला है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट, अगर आप 1 यूनिट बना रहे हो तो ये 5 होगा, 5 होगा ना, और अगर आप 10 बना रहे हो तो, अगर 5 है तो मान लो पर यूनिट 5 है तो 1 पे 5 होगा, 10 पे कितना होगा 50, 100 पे कितना होगा 500, तो ये परफेक्ट कोरिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये लीनियर एक ही लाइन पे सारे प्लॉट आ जाएंगे, अगर 1000 करेंगे अपने तो ये 5000 होगा, तो मैं टोटल कॉस्ट बोलूं तो चेंज है, टोटल कॉस्ट क्या होता है कि उसमें एक फिक्स कंपोनेंट है जो फिक्स है, वो लीनियरली एक ही लाइन में नहीं होता, आपका टोटल कॉस्ट आप याद करो, तो आप अगर ना वेरिएबल कॉस्ट को आप प्लॉट करोगे ना तो ऐसे ग्राफ में प्लॉट हो जाएगा, और जो टोटल कॉस्ट होता है या पर यूनिट जो कॉस्ट निकालता है, एवरेज कॉस्ट जिसको बोलते हैं, वो तो धीरे धीरे डाउन आता है, डाउन आता है ना, क्योंकि उसमें क्या फिक्स है, जैसे कि आप देखो ध्यान से कि अगर आपका फिक्स कॉस्ट है 1000 रुपए, तो 1 यूनिट का पर यूनिट आपका कॉस्ट कितना आएगा 1005, और यहाँ पे अगर 1000 रखे तो करो ना 1000 प्लस 50, 1050 होगा, डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा 105, क्लियर है? ओके, ये पर यूनिट कॉस्ट का बात हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप 1000 रख रहे हो तो क्या होगा 1500 डिवाइडेड बाय 100 कितना होगा 15, क्लियर है? तो ये तो क्या है कि ये वाला अमाउंट और ये यूनिट, अगर आप इसको आप प्लॉट करोगे ना, योर एवरेज पर यूनिट कॉस्ट, या आपका टोटल जो है, टोटल कॉस्ट भी जो है, ये एक्चुअली मैंने ना टोटल कर दिया, इसको पर यूनिट में कन्वर्ट करना था, चलो यहाँ पे 105 और यहाँ पे आपका टोटल कितना आएगा 1050 डिवाइडेड बाय 10 मतलब डिवाइडेड बाय 10, तो ये 105 आएगा, यहाँ पे 1500 डिवाइडेड बाय 100 तो ये क्या आ जाएगा 15, फिर यहाँ पे अगर करे तो टोटल हो जाएगा 6000 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आएगा 6। आप है ना, अगर ये दोनों को एक ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना, ये दो डेटा को, तो वो एक लाइन पे आ जाएगा, बट अगर आप ये पर यूनिट पकड़ो और यूनिट पकड़ो, या टोटल पकड़ो और यूनिट पकड़ो, वो एक लाइन पे नहीं आएगा, क्लियर, बिकॉज ऑफ फिक्स कंपोनेंट। तो आपका वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल जो है उसमें और आपके नंबर ऑफ यूनिट में लीनियर रिलेशनशिप होता है, और परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप होता है कि 1 पे 5 है तो 100 पे 500 होगा, और अगर 1000 गए तो वो 5000 होगा, वो एक ही लाइन पे आ जाएगा, क्लियर है? बट आपका जो टोटल कॉस्ट है विच इंक्लूड्स योर फिक्स कंपोनेंट, वो ऐसा नहीं है, वो लीनियर रिलेशनशिप वाला नहीं होगा, राइट? ये आपको ना ये लाइन बोलते नहीं है, बाकी इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ो ना तो ये लाइन बोला जाता है कि वेरिएबल कॉस्ट और आपका जो यूनिट्स है वो लीनियर है, मतलब वो लीनियरली रिलेटेड है, दोनों एक लाइन पे अगर आप प्लॉट करोगे तो आ जाएगा, करेक्ट? ये समझ आया कि नहीं आया? ये आप पकड़ो ना, ये इसका स्लोप निकालो आप इसका, तो यू विल गेट द सेम नंबर। जब आप पर यूनिट यहाँ पे स्लोप निकालोगे ना तो वो आपको सेम नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ अलग ही मिलेगा वहां पे स्लोप, राइट? चलो आप ना यहाँ पे ध्यान देना, अब है ना अपने कुछ ये ड्रॉ करना है, फिर यहाँ पे दोनों लिख लिए ना आपने, फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखना है यहाँ पे द रेंज ऑफ कोरिलेशन, रेंज ऑफ कोरिलेशन, यस किसी ने बोला परफेक्ट, द रेंज ऑफ कोरिलेशन इज बिटवीन -1 to 1, is between -1 to 1। ओके, अब है ना 6 या 7 डायग्राम ड्रॉ करना, फटाफट ड्रॉ करना। अगर आपके सारे डॉट एक ही लाइन पे आ जाए और अपवर्ड स्लोप है, अपवर्ड स्लोप मतलब ए बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ रहा है, ये अपवर्ड स्लोप हुआ ना कि देखो ये आपका मान लो ये ए है ये बी है, तो ए अगर बढ़ रहा है तो आपका बी भी ऊपर जा रहा है, ये अपवर्ड स्लोप है, इसका क्या होगा r इज इक्वल टू 1, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्योंकि सारे डॉट एक ही लाइन पे आ गए ना, तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन।
फिर दूसरा ड्रॉ करना आप। एक लाइन ड्रॉ करो, उसके आसपास सारे पॉइंट दिखाओ, एक दो लाइन पे आ जाए और एक दो आसपास रहे। और अपवर्ड स्लोप है, अपवर्ड स्लोप। अपवर्ड स्लोप है मतलब क्या, पॉजिटिव कोरिलेशन है दोनों में, दोनों ऊपर जा रहे हैं एक साथ, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोप में क्या होगा कि एक बढ़ रहा है और दूसरा नीचे आ रहा है। देखो यहाँ पे आप देखो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट से ये आप ये पॉइंट पे बढ़ गए ना, ये वाला पॉइंट बढ़ा है। मान लो ये एक्स और ये वाई है, तो एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी तो इंक्रीज हो रहा है, तभी वो स्लोप अपवर्ड आ रहा है, राइट। तो आप यहाँ पे लिखना, ये क्या आ रहा है, लाइन के आसपास सारे फॉल हो रहे हैं ना, तो आपने क्या बोला था, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, आर इज इक्वल टू 0.9, आर इज इक्वल टू 0.9, और ब्रैकेट में लिखना आप लोग स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। फिर है ना वापिस से ड्रॉ करना, और है ना ये पॉइंट अब बहुत स्टैगर्ड दिखाना है अपने को, ठीक है। और लाइन पे एक भी नहीं, सब लाइन के आसपास बहुत दूर, पर अपवर्ड स्लोप है, लाइन आप अपवर्ड स्लोप ड्रॉ करना, मतलब एक भी लाइन पे फॉल नहीं हो रहा है, सब लाइन के दूर है, और लाइन इसका एवरेज बीच में है। तो ये क्या है, अपवर्ड स्लोप है, बट कोरिलेशन थोड़ा कम है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग भी नहीं, इसको कहते हैं लो पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव इसलिए बिकॉज लाइन में अपवर्ड स्लोप में ड्रॉ कर रहा हूं, तो लो पॉजिटिव कोरिलेशन, आर इज इक्वल टू अराउंड 0.3, 0.3 लिख लो, आर इज इक्वल टू। हो गया ये। अब है ना नेक्स्ट फोर्थ देखना, अब एक ही लाइन पे सारे ड्रॉ कर रहे हैं अपने, बट डाउनवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप। डाउनवर्ड मतलब क्या हो रहा है कि एक अगर बढ़ रहा है, ये देखो ये इंक्रीज हो रहा है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो ये वाला क्या हो रहा है, डाउन। बट एक ही लाइन पे सारे पॉइंट आ गए, मतलब इन दोनों में क्या है, परफेक्ट कोरिलेशन है, बट कौन सा वाला, नेगेटिव वाला। तो आर इज इक्वल टू -1, आर इज इक्वल टू व्हाट, -1, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेटेड या परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड, ठीक है, परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड। अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना है ना, तो ये सबसे बेस्ट सिनारियो है कि दो स्टॉक परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है, बिकॉज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में अपने को डाइवर्सिफिकेशन करना होता है। और वो अपने बात किया था ना कि डाइवर्सिफिकेशन में अगर आप दो पॉजिटिव कोरिलेशन को पकड़ लो, तो अगर दोनों ऊपर तो एक साथ ऊपर, दोनों नीचे तो एक साथ नीचे, तो उसका क्या फायदा होगा। हमको क्या पकड़ना चाहिए कि हमारा जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, अगर हम एक और चीज ऐड कर रहे हैं या कोई और स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक में लगाए जिसका कोरिलेशन अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के साथ क्या हो, नेगेटिव। और नेगेटिव में भी -1 ले आ जाओ ना, मतलब -1 अगर आप ले आ सकते हो, तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा, सबसे ज्यादा रिस्क रिडक्शन हो सकता है। रिस्क रिडक्शन मतलब क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन कट हो सकता है, राइट। तो ये सबसे बेस्ट है, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बेस्ट फॉर डाइवर्सिफिकेशन, बेस्ट फॉर डाइवर्सिफिकेशन। बट रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। एकेडमिकली होगा, जब आप सम करोगे ना, तो आएगा, +1 भी आएगा और -1 भी आएगा, राइट। फिर उसके बाद डाउनवर्ड स्लोप, बट है ना पॉइंट आसपास, हाँ एक लाइन पे नहीं, बट आसपास डाउनवर्ड स्लोप ड्रॉ करना। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, -0.9, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। एंड एक फिर डाउनवर्ड स्लोप में बहुत स्टैगर्ड पॉइंट ड्रॉ करना, बहुत स्टैगर्ड बट डाउनवर्ड स्लोप ड्रॉ करना। स्टैगर्ड मतलब आसपास एक भी पॉइंट लाइन पे नहीं है, बट वो आपका डाउनवर्ड स्लोप पे है। अभी ना कैलकुलेशन करेंगे ना तो ज्यादा कंफर्ट आएगा अपने को। तो इसमें आप कह सकते हो
-0.3 लिख दो, -0.3 लो नेगेटिव कोरिलेशन। तो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था डेटा, ठीक है। फिर है ना एक और आता है, ध्यान देना कि है ना पॉइंट कहीं पे भी नहीं है, मतलब आप कोई भी ड्रॉ कर लो, कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं। एक बार वो ऊपर जाता है तो वो भी ऊपर जाता है, दूसरी बार वो ऊपर जाता है तो वो नीचे आ रहा है, मतलब एक बार ऊपर गया दूसरी बार नीचे गया, कोई स्लोप नहीं, कोई उसका डायरेक्शन का कॉन्स्टेंटनेस नहीं। तो ये कहते हैं अनकोरिलेटेड, ठीक है। जो आर इज इक्वल टू क्या हुआ, 0। मतलब मैं आपको एग्जांपल दूं कि कोरिलेशन बिटवीन कि आपने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं इन योर एग्जाम एंड योर मार्क्स, मतलब इसका क्या कोरिलेशन हुआ, वो मतलब कोरिलेशन नहीं है ना, इसका 0 कोरिलेशन है। कभी आप ब्लैक कलर पहन के जाओगे तो ज्यादा आएंगे, फिर आपको ऐसा लगा कि ब्लैक इज लकी कलर, दूसरी बार गए पेपर टफ आया तो मार्क्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो अनकोरिलेटेड है, कोई कोरिलेशन नहीं है उसमें, ऐसे भी डेटा हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अनकोरिलेटेड और आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 0। आप है ना रेंज पकड़ो, -1 to 1 है तो 0 को भूलना नहीं, वो बीच में आता है, -1 to 1 में बीच में आएगा ना 0, अनकोरिलेटेड। हाँ, मतलब कोई आप कुछ डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हो, कभी वो पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, स्लोप भी अलग अलग है, तो वो अनकोरिलेटेड है, राइट। ये यूज नहीं होता है ज्यादा, बट आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। डन। चलो आप लोगों ना ये अपने ना ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने का कोरिलेशन, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, आपको समझ आया ना तो इट इज अ वैल्यू एडिशन, नहीं समझ आया ना तो मार्क्स नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो उसमें तो कैलकुलेशन आने वाला है जो अब अपने करेंगे, और कैलकुलेशन तो स्टीरियोटाइप है, ठीक है। इसमें 4 कॉलम और बनाओ, अब 5-6 बना रहे हो ना, 4 और बनाओ, आ जाएगा कोरिलेशन, ठीक है। वो 4 कॉलम ही एक्स्ट्रा बनाना है, थोड़ा और इंटरप्रिटेशन अभी बाकी है, बाकी अगर आप ये समझ पाओ ना तो वो बेटर है, ठीक है, अगर आपको कन्वे हो रहा है परफेक्ट। एक आध चीज मैंने अभी छोड़ दी है बिकॉज वरना मिक्स हो जाएगा, वो भी अपने नेक्स्ट लेक्चर में कन्वे कर देंगे। डन। कुछ कंफ्यूजन हो तो बोलो, अदरवाइज कंप्लीटेड है ये सेशन। क्या डिस्कस हुआ आपका, सीवी दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, शार्प रेशियो, उसका इंटरप्रिटेशन आना चाहिए। सीवी लोअर इज बेटर, इट शोज परसेंटेज ऑफ रिस्की कंपोनेंट इन योर रिटर्न। शार्प रेशियो क्या था आपका कि 1% का रिस्क लेने पे एक्स्ट्रा कितना रिटर्न मिलता है, तो शार्प रेशियो में हायर इज बेटर। दोनों में से क्या बेटर है, शार्प रेशियो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसके कैलकुलेशन में पैरिटी है, सीवी में पैरिटी नहीं है। क्लियर है, ये सिर्फ इतना ही इनफ था। उसके बाद अपने इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट किया अबाउट कोरिलेशन। कोरिलेशन का वो लाइन याद रहना चाहिए, इट शोस व्हाट स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। अगर वो एक लाइन पे प्लॉट होते हैं तो वो परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप है, उसका कोरिलेशन परफेक्ट है। अपवर्ड स्लोप है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड स्लोप है तो नेगेटिव। एक लाइन पे ट्राई कर रहे हैं वो फॉल होने का तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, अपवर्ड में पॉजिटिव, डाउनवर्ड में नेगेटिव। बहुत ज्यादा डिफरेंट है वहां पे, एक लाइन में एक आध पॉइंट आ रहा है और बाकी सब अलग अलग जगह पे है, तो लो लीनियर रिलेशनशिप है, लो कोरिलेशन है, अपवर्ड में पॉजिटिव और डाउनवर्ड में नेगेटिव। और स्टैगर्ड है एकदम ही तो अनकोरिलेटेड है, कोरिलेशन इज इक्वल टू 0। अगर सीवी है आपके पास तो फिर वो आप जो बोल रहे हो ना कि अगर आपके पास आरएफ है तो आप आरएफ माइनस करना चाह रहे हो, फिर आप सीवी कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो वो सीवी नहीं हुआ, ठीक है। सीवी का यही इंटरप्रिटेशन है कि भाई एसडी और मेरे पास रिटर्न ही, और कुछ है नहीं। वो आप बोल रहे हो ना कि सीवी आरएफ में से माइनस करे तो इनवर्स शार्प रेशियो हुआ, वो शार्प रेशियो को उल्टा कर दिया, बाकी तो वही हुआ ना। शार्प रेशियो में क्या है, रिस्क रिटर्न न्यूमरेटर है, रिस्क डिनोमिनेटर है, क्लियर है। और आप सीवी में उल्टा कर रहे हो और सेम रेप्लीकेट करना चाह रहे हो, अगर आप आरएफ हटा दो तो फिर सेम रेप्लीकेट हो गया, सिर्फ आपने शार्प रेशियो को इन्वर्स कर दिया, दैट्स इट। तो वो नहीं होगा, ठीक है। आपको ना मैसेज आ जाएगा नेक्स्ट लेक्चर का, कल शायद नहीं होगा, अब कल नहीं है, कल मैं और भरत दोनों बड़ोड़ा है, तो परसों होगा आपका लेक्चर 110%, ठीक है, डीटी का होगा परसों।